यस माय डियर फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड फ्रेंड्स। तो आज हम लोग सीए इंटर ऑडिट के फास्ट ट्रैक बैच के अंदर डिस्कस करेंगे दो इंपॉर्टेंट एसेस फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और वो दो ऐसे होंगे एसे 230 एंड एसे 300। लेट्स जस्ट चेक कि कितना हम लोग आगे बढ़ पाते हैं इन दो एसेस के अंदर। तो एसे 230 जो है वो स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, और एसे 300 जो है वो प्लानिंग के ऊपर चर्चा करता है। तो ऐसे 230 जो है उस ऐसे को हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। नाम से नजर आ रहा है कि ये ऑडिट के डॉक्यूमेंटेशन की चर्चा करेगा कि ऑडिटर ने अपने ऑडिट के दौरान, ऑडिट के बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रखना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को अपने फाइल में रखना है। ये बातें आपको इस ऐसे के अंदर पढ़ाई जा रही है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन एन इंपॉर्टेंट ऐसे एग्जामिनेशन में एक सवाल तो आपको एटलीस्ट देखने को मिलेगा। तो जो भी डिस्कशन अभी हम लोग करेंगे वो समझ लो कम से कम 4 नंबर के लिए तो करेंगे ही करेंगे। तो अगला कुछ 40-45 मिनट जो है आप पूरा फोकस दे करके ऐसे 230 को देखिएगा, बिकॉज अगले 40-45 मिनट जो है वो प्रोबेबली आपको 4 नंबर कमा के दे सकता है। तो चलिए ऐसे 230 विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। नाउ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पहली बात है वो है उसका डेफिनेशन। ऐसा क्यों? बिकॉज जैसे इस ऐसे पे क्वेश्चन बनते हैं वो ऐसे बन सकते हैं कि डिफाइन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड इट्स पर्पस, डिफाइन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड इट्स बेनिफिट्स। मतलब दिस इज हाउ द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। तो आपको पहले इसका डेफिनेशन जो है वो याद करना होगा, और इसको आप बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। नाउ एज आई टोल्ड यू फ्रेंड्स कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मतलब ऑडिटर ने ऑडिट के दौरान क्या कुछ किया है उसको आपने अपने पास डॉक्यूमेंट करके रखना है। इसका डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में आपने रिकॉर्ड रखना है। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या होगा, सुनिए बात को। ऑडिट करते हैं मतलब क्या करते हैं? बेसिकली ऑडिट करते हैं मतलब ऑडिटर जो है वो कुछ ऑडिट प्रोसीजर्स करता है, हाँ कि ना। मतलब एज आई टोल्ड यू, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। इसके अंदर एग्जांपल मानो कि कम ऑडिटर ने इन्वेंट्री का फिजिकली वेरिफिकेशन किया है, डेप्रीसिएशन का कैलकुलेशन किया है, जीएसटी का कैलकुलेशन किया है, इनकम टैक्स का कैलकुलेशन करके चेक किया है। हो सकता है कि फिक्स्ड असेट का फिजिकल वेरिफिकेशन किया हो, सेल्स का टोटल चेक किया हो सकता है डेटर से रिटर्न, डेटर से बैलेंस कंफर्मेशन लिए हो। मतलब इन शॉर्ट ऑडिटर जो है बहुत प्रकार के ऑडिट प्रोसीजर्स ऑडिट करने के दौरान परफॉर्म करता है। तो ऑडिटर क्या करता है? ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करता है। ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करता है। इस ऑडिट प्रोसीजर को परफॉर्म करने के टाइम पे वो बहुत सारे ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करता है। ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करता है, ऑडिट प्रोसीजर को परफॉर्म करता है। ड्यूरिंग दैट ऑडिट प्रोसीजर बहुत सारे ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करता है। एंड लास्ट वन, वो कंक्लूजन ड्रॉ करता है। वो क्या करता है? कंक्लूजन ड्रॉ करता है, सॉरी, वो कंक्लूजन ड्रॉ करता है कि मैं कौन सा ओपिनियन देने वाला हूं। रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट है कि नहीं है, इंफॉर्मेशन मिला है कि नहीं मिला है, उस हिसाब से अपना कंक्लूजन जो है वो ड्रॉ करता है। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज नथिंग बट द रिकॉर्ड ऑफ ऑल दिस थिंग्स। ओके, द रिकॉर्ड ऑफ, या फिर मैं यहां पे लिखता हूं the record of these three things is called as a audit documentation, is called as audit documentation. Audit procedures perform, audit evidences obtain and conclusion reach। देखिए यहाँ पे ऐसे 230 बोलता है that audit documentation refers to, it is a record of, किसका record? record of audit procedures perform, ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन एंड कंक्लूजन्स रीच, एंड कंक्लूजन्स रीच। वेट 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 वेट, क्या हो रहा है इसको? इस कंक्लूजन्स रीच, यहाँ पे देखिए, रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन एंड द कंक्लूजन दैट द ऑडिटर रीच, इसको बोलते हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो डेफिनेशन बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन याद करना पड़ेगा। वापस आपके लिए एक बार डेफिनेशन दोहराता हूं। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का मतलब होता है द रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म, audit evidences obtained and the conclusion drawn is called as the audit documentation। ये बोलता है ऐसे 230। कॉमनली इसको हम लोग वर्किंग पेपर्स भी बोलते हैं या वर्क पेपर्स भी बोलते हैं।
तो जब भी कोई वर्किंग पेपर बोलेगा, वर्क पेपर बोलेगा, दे आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इटसेल्फ। तो डेफिनेशन याद रखना है अंडर दिस। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है, आज अगर मैं मेरे ऑडिट प्रोसेस मैंने क्या क्या परफॉर्म किए हैं, एविडेंसेस क्या क्या ऑब्टेन किए हैं, कंक्लूजन्स क्या ड्रॉ किया है, इसका रिकॉर्ड मेंटेन करूंगा। सो इट इज बेसिकली एन एविडेंस, इट इज एन एविडेंस फॉर मी, इट इज एन एविडेंस फॉर मी। किस बात का एविडेंस है कि मैंने अपना ऑडिट प्रॉपर प्लान किया था और उस प्लान के हिसाब से परफॉर्म किया है बाय फॉलोइंग द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एंड एप्लीकेबल लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, मतलब एज पर लॉ। तो इन शॉर्ट आप याद रखना कि पर ऑब्जेक्टिव क्या है, ये ऑडिटर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्यों मेंटेन करना है। कल जाकर के कोई पर्सन अगर आपके ऊपर डाउट लेता है कि भैया आपने अपना काम ठीक से नहीं किया है, तो उसको जो है ये ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का फाइल बता देना, वर्किंग पेपर का फाइल बता देना, बोलना देखो ये सब कुछ देखने के बाद आपको क्या लगता है मैंने ऑडिट ठीक से नहीं किया है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं होंगे तो यू कैन नॉट प्रूव कि मैंने अपने ऑडिट को ठीक से किया है, मैंने ऑडिट प्रोसीजर्स ठीक से परफॉर्म किए हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या होगा, दैट इज इट इज एन एविडेंस दैट कि ऑडिट को मैंने ठीक से प्लान किया हुआ है, ऐसे 300 के हिसाब से हम बोलते हैं कि ऑडिट को ठीक से प्लान किया है और उसको मैंने परफॉर्म भी किया है एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। मैंने कोई प्लानिंग में और मेरे परफॉर्मेंस में कोई गलती नहीं की है, मैंने कभी भी लेथार्जिक नहीं हुआ हूं रिगार्डिंग द प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस, मैंने सारे प्रोसीजर परफॉर्म करके ही अपना कंक्लूजन रीच किया हुआ है। ये मेरे पास डॉक्यूमेंट होने के बाद में प्रूव कर सकता हूं। दैट इज अ वेरी ऑब्जेक्टिव ऑफ व्हाट द कीपिंग द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। व्हाट इज द नेचर, अगेन ये एक एविडेंस के फॉर्म में काम करता है। ओके ऊपर बोला एविडेंस है, इसका नेचर ये कि वे एविडेंस है, बाकी उसका कोई काम नहीं है, वो एज एन एविडेंस ही सर्व करेगा। So it is an evidence for conclusions drawn of the overall objectives of the auditor। ऐसे 200 में overall objectives क्या बोले हैं, that to obtain the reasonable assurance that the financial statements are free from material misstatement, okay, and to report on the financial statement। मेरे ऑब्जेक्टिव है, इस ऑब्जेक्टिव को ऐसे 200 के अंदर जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है उसको मैंने अचीव किया है बाय फॉर्मिंग ए कंक्लूजन, और ये कंक्लूजन का बेसिस क्या है, मेरा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। सो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज इन द नेचर ऑफ एविडेंस, ये एक प्रूफ है कि मेरा कंक्लूजन क्या है और इस कंक्लूजन का बेस क्या है। मैंने ऐसे ही हवा में अपना ओपिनियन नहीं बोला, मैंने बोला ट्रू एंड फेयर यू, मैंने बोला नॉट ट्रू एंड फेयर यू, मैंने बोला ट्रू एंड फेयर यू एक्सेप्ट, तो उसका बेस क्या है, बेस है अपना ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, इट इज एविडेंस दैट की ऑडिट वाज प्लान्ड एंड परफॉर्म इन अकॉर्डेंस विद एसे। एंड व्हाट इज द नेचर, ये नेचर कैसा है, ये एक एडिट एविडेंस का काम करता है, ये उसका नेचर है दैट कि अपने ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स हमने अचीव किए हैं एंड इट इज अ बेसिस फॉर माय कंक्लूजन। ये होता है क्या बोलो इसका नेचर। उसके बाद व्हाट इज अ पर्पस, ये पर्पस पे एक स्पेसिफिक क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को हम लोग क्यों रखते हैं, क्यों रखते हैं बेटा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, आज अगर मान लो मैं किसी कंपनी को ऑडिट कर रहा हूं, मान लो मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को ऑडिट कर रहा हूं, तो उसके ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रख दिए तो हो सकता है कि फ्यूचर ऑडिट में अगले साल मान लो मैं ही ऑडिट करने वाला हूं रिलायंस इंडस्ट्रीज का, तो अगले साल ऑडिट करने के टाइम पे मैं पिछले साल के रिकॉर्ड्स को थोड़ा गो थ्रू करूंगा, तो मुझको एक रेफरेंस पॉइंट बन जाएगा कि कितना समय लगता है, क्या क्या एविडेंसेस ऑब्टेन करने होते हैं, कितना समय जाता है, कितने रिसोर्सेस वहां पे लगने वाले हैं, कितने एंगेजमेंट टीम मेंबर लगने वाले हैं, किसको कितना समय लगने वाला है, प्लानिंग कैसे करूं, कौन से टाइम पे कौन सा प्लान करना है, कौन सा प्रोग्राम मैंने ऑडिट का बनाना है, क्या क्या मिसस्टेटमेंट्स हो सकते हैं, प्रोबेबल मिसस्टेटमेंट इस साल क्या हो सकते हैं, इन सब का रेफरेंस मेरे को पिछले साल का ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का फाइल देख के मिलेगा। सो दिस इज हाउएवर द सिग्निफिकेंस फॉर द फ्यूचर ऑडिट। तो ये पहला पर्पस आपका होगा दैट वी विल रिटेन द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन फॉर द पर्पस ऑफ फ्यूचर रेफरेंस। उसके बाद नेक्स्ट, अगर मान लो मुझको कुछ क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूज करना है, कुछ इंस्पेक्शन करना है इंटरनली, ओके इंटरनली, या फिर अगर मुझको कुछ एक्सटर्नल इंस्पेक्शंस करवाना है एज पर लीगल रिक्वायरमेंट, जैसे अगर मेरे को EQCR करने का है, EQCR याद है, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, हो सकता है कि फर्म के इंटरनल कोई दूसरे ब्रांच का कोई पार्टनर आकर के आपके ब्रांच के अंदर जितने ऑडिट्स हो रहे हैं उसका रिव्यू कर रहा है, इसको बोलते हैं एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, कि ऑडिट रिपोर्ट इशू होने से पहले हम एक बार चेक करेंगे कि सब कुछ ठीक से है, हमारे ऑडिट के अंदर क्वालिटी जो है वह मेंटेन्ड है। वो दूसरा ऑडिटर आके चेक करेगा, मतलब हमारी फर्म का दूसरा ब्रांच का ऑडिटर आके चेक करेगा। इसका मतलब जब तक मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तब तक मैं ये EQCR नहीं कर सकता।
वो दूसरा सीए आएगा तो चेक क्या करेगा, डॉक्यूमेंटेशन ही तो चेक करेगा कि आपने क्या क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म किए, आपने क्या क्या कंक्लूजन ड्रॉ किए, उस हिसाब से वो क्या करेगा, बोलेगा कि क्वालिटी है कि नहीं है। तो इंटरनल इंस्पेक्शन क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू इससे पॉसिबल है। साथ साथ एक्सटर्नल इंस्पेक्शन हो सकता है कोई आरबीआई है, C&AG है, ये भी कुछ इंस्पेक्शन कर सकते हैं आपके ऑडिट के अंदर। तो फिर इसके लिए भी आप अपना ऑडिट वर्किंग पेपर ही उनको बताएंगे, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ही बताएंगे कि हमने अपना ऑडिट जो है वो ठीक से किया हुआ है। तो ये नंबर 2 एंड ये नंबर 3। नेक्स्ट वन, एंगेजमेंट टीम मेंबर को ऑडिट का प्लान करना और परफॉर्म करने में ये मदद करेगा, बिकॉज इट इज रेफरेंस पॉइंट कि क्या करना है क्या नहीं करना है, पिछले साल हमने ये किया था, इस साल ये करना है वो करना है। उसके बाद it is also assisting the member of the engagement team to direct, supervise the work and review their responsibility। देखिए डायरेक्शन कब आता है, डायरेक्शन होता है एट द स्टार्ट। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में प्लानिंग भी आता है, तो प्लानिंग करेंगे तो डायरेक्ट करने में मदद आएगा। सुपरवाइज, देखिए प्रोग्राम के अंदर मेरे को पता है कि कौन क्या काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है, तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट सुपरवाइज करने में मैं प्लान का रेफरेंस करूंगा, मेरे को पता चलेगा कि कब क्या काम हो रहा है। एंड लास्ट वन रिव्यू होता है एंड। तो एंड में सब कुछ रिव्यू करने के लिए कि भैया मैं कोई रिपोर्ट इशू करने वाला हूं, रिपोर्ट बनाने वाला हूं, तो मैं पूरा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एक बार रिव्यू करूंगा, पता चलेगा कि क्या ओपिनियन मैंने देना है, बिकॉज इट इज एन बेसिस फॉर माय कंक्लूजन। एंड लास्ट वन, मैं लोगों को, एंगेजमेंट टीम मेंबर्स को अकाउंटेबल पकड़ सकता हूं फॉर देयर वर्क, बिकॉज ऑडिट प्रोग्राम में उनका नाम, उनका साइन और उन्होंने क्या काम किया है, कब किया है, ये सब कुछ लिखा है। और ऑडिट प्रोग्राम इज अ पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, तो आई कैन इजीली ट्रेस कि किसने क्या काम किया है, आई कैन मेक देम अकाउंटेबल, भैया तुमने ये काम ठीक से नहीं किया है, तुमने ये काम ठीक से किया हुआ है, इसको वापस दोबारा करना पड़ेगा वगैरह वगैरह। तो आई कैन मेक देम अकाउंटेबल बाय यूजिंग द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो ये होता है क्या बोलो, द पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। इसी सीक्वेंस के अंदर अगर आपने याद रख लिया तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा मदद हो जाए। तो वापस एक बार ऑडिट से पर्पस, एक होलसेल सवाल, अगेन पूरा का पूरा इसके अंदर 5-6 पॉइंट्स है, उसको याद करना पड़ेगा। तो पहला आएगा कि ये फ्यूचर ऑडिट के लिए रेफरेंस पॉइंट काम करेगा, ये इंटरनल इंस्पेक्शन के काम करता है, एक्सटर्नल इंस्पेक्शन का काम करता है, प्लानिंग एंड परफॉर्म करना है तो उसमें मदद करता है, डीएसआर करने में मदद करता है, और रिव्यू करना है तो रिव्यू करने में भी ये मदद करेगा आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड साथ साथ आप उनको, अपने एम्प्लॉयज को अकाउंटेबल पकड़ सकते हैं फॉर देयर वर्क। ये होता है पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। आई बात समझ में? तो बेसिकली हमने पहले ये 4 पॉइंट देखे हुए रिगार्डिंग एसए 230, मैं यहाँ पे लिखता हूं, एसए 230 के अंदर 4 पॉइंट हमने देख लिए। पहला पॉइंट था दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। दूसरा पॉइंट हमने देखा व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव के अंदर भी हमने एविडेंस पढ़ा हुआ था। तीसरा हमने देखा द नेचर, नेचर क्या है, अगेन ये एक एविडेंस का काम करता है। और चौथा हमने देखा पर्पज। अगर इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट है तो मैं कहूंगा मीनिंग याद कर लो और पर्पज को होलसेल में याद रखो। इन दोनों का आंसर आपका एविडेंस ही है, इन दोनों का आंसर आपका एविडेंस ही है। तो इस पे सवाल बनाने का चांसेस कम है, आएंगे तो मीनिंग या पर्पज पे सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। तो ये होता है बच्चों एक बेसिक आइडिया रिगार्डिंग योर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। चलिए अब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की चर्चा और थोड़ी कर लेते हैं। यस, आएंगे पेज नंबर 31 पे, आपको यहाँ पे दिखेगा दैट इज ऑडिट फाइल। इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, यहां से क्या याद रखना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो ऑडिट फाइल नथिंग बट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, इसके अंदर 1 और मोर फोल्डर होते हैं। ये फिजिकली भी रखा जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब जरूरी नहीं है कि ऑडिट फाइल आपकी फिजिकली है। कुछ इंफॉर्मेशन आपको सॉफ्ट कॉपी में मिला है तो उसको आपने अपने कॉपी में, अपने हार्ड ड्राइव पे, पेन ड्राइव पे, लैपटॉप पे स्टोर करके रखा है, तो ये भी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ही माना जाएगा। हाँ जी, ऑडिट फाइल कंप्लीट करना एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग फाइनल ऑडिट फाइल असेंबल करते हैं। कैसे? बिकॉज मेरे ऑडिट के अंदर एंगेजमेंट टीम मेंबर में मतलब 100 लोग हैं, 100 लोग एक साथ काम कर रहे हैं, कुछ ये काम कर रहे हैं, कुछ सेल चेक कर रहे हैं, कुछ परचेस चेक कर रहे हैं, कुछ इन्वेंट्री चेक कर रहे हैं, कुछ फिक्स असेट चेक कर रहे हैं, कुछ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं, कुछ लॉज एंड रेगुलेशंस का कंप्लायंस चेक कर रहे हैं। मतलब हर एक लोग, हर एक टीम अलग अलग काम कर रही है। अब एंड देन मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे सारे डॉक्यूमेंट्स एक साथ लेके आना पड़ेगा और फाइनल वर्किंग पेपर फाइल को, फाइनल ऑडिट फाइल को कंपाइल करते बैठना पड़ेगा। इसलिए इसको एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क बोलते हैं। व्हेन आई एम कंपाइलिंग माय ऑडिट फाइल, आई एम नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। मैं कोई नया ऑडिट प्रोसीजर नहीं करूंगा, मैं बस क्या कर रहा हूं, उसको कंपाइल कर रहा हूं, इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस माना जाता है। SQC1 बोलता है क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म दैट परफॉर्म द ऑडिट एंड रिव्यू। इट रिक्वायर्स फर्म टू एस्टैब्लिश द पॉलिसी एंड प्रोसीजर, कि आप टाइमली मैनर में उसको कंप्लीट करिए। और SQC1 क्या बोलता है, कब तक कंप्लीट करना है? SQC1 बोलता है
कि आपका ऑडिट वर्किंग फाइल या आपका ऑडिट फाइल जो है वो 60 डेज के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए आफ्टर इट शुड नॉट टेक मोर देन 60 डेज आफ्टर द डेट ऑफ योर ऑडिट रिपोर्ट, यानी कि जैसे जिस दिन आपने अपना ऑडिट रिपोर्ट इशू किया उसके बाद 60 दिन के अंदर आपका ये ऑडिट फाइल असेंबल हो जाना चाहिए। देखिए, ऑडिट रिपोर्ट इशू होने के बाद 60 दिन के अंदर आपका फाइनल यानी कि जो असेंबली का काम है, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस का नेचर का जो काम है वो काम पूरा हो जाना चाहिए। एमसीक्यू में इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो आप ये एसक्यूसी 1 का नाम याद रखेंगे और ये पॉइंट नंबर 3 60 डेज का काम याद करेंगे। अगेन इट इज एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। यस, एक बार मान लो मैंने फाइनल असेंबली कर दी तो क्या उसके अंदर चेंजेस करना अलाउड है? द आंसर इज नो, बिकॉज ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है तो उसके अंदर आप चेंजेस नहीं कर सकते। मान लो ऑडिट फाइल कंपाइल करने के टाइम पे, असेंबल करने के टाइम पे आपको पता चला अरे यार हमने इन्वेंट्री के चेकिंग में ये गलती कर दी, दोबारा करना पड़ेगा। नो न्यू ऑडिट प्रोसीजर्स कैन बी परफॉर्म ड्यूरिंग असेंबली ऑफ योर फाइनल ऑडिट फाइल। इट इज ओनली द एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर। ड्यूरिंग द असेंबली प्रोसेस नो चेंजेस कैन बी मेड। हाँ, लेकिन कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के चेंजेस आपको अलाउ किए जाएंगे, मतलब आप कोई नए ऑडिट प्रोसीजर, न्यू ऑडिट प्रोसीजर्स अलाउ ही नहीं करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आप कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल्स ऑफ चेंज कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस है? डिलीटिंग द सुपरसेटेड डॉक्यूमेंट, डुप्लीकेट है मतलब दो कॉपीज है, एक निकाल दो एक रहने दो, डिलीटिंग सुपरसेटेड डॉक्यूमेंट। सॉर्टिंग, कोलेक्टिंग एंड क्रॉस रेफरिंग। सॉर्टिंग करना मतलब कि हो सकता है कि परचेस के फाइल इधर उधर गए हो, परचेस का चेकिंग किसने और किया है, फिक्स असेट का परचेस किसी और ने किया, तो उसको क्या करेंगे एक साथ लेके आएंगे, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, परचेस ऑफ फिक्स असेट, परचेस का फाइल एक बना दिया, सॉर्ट कर रहे हैं। उसके बाद साइनिंग ऑफ द कंप्लीशन चेकलिस्ट। चेकलिस्ट होती है कि भैया हमने ये कुछ किया है, एक काम करो भैया तुमने ये काम पूरा किया है, नीचे है ना साइन कर दो कि मैंने पूरा कंप्लीट चेक किया है, बाजू में तो तुमने सारी बातें लिख दी है, साइनिंग करो चेकलिस्ट कि भैया ये मैंने कंप्लीट किया हुआ है, तो साइनिंग ऑफ चेकलिस्ट। उसके बाद डॉक्यूमेंटिंग द ऑडिट एविडेंसेस दैट द ऑडिटर हैज ऑब्टेन्ड, डिस्कस, एग्रीड विद द रिलेवेंट मेंबर्स ऑफ द एंगेजमेंट टीम मेंबर बिफोर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। क्या करेंगे? डॉक्यूमेंट करेंगे कि ऑडिट एविडेंसेस दैट द ऑडिटर ने ऑब्टेन किया है, डिस्कस किया है, एग्री किया है विद द रिलेवेंट मेंबर ऑफ एंगेजमेंट टीम। भैया इन्वेंट्री वाले तुमसे जो डॉक्यूमेंटेशन आए भैया हमने उसको पूरा पढ़ा है, आपसे डिस्कस करा है, उसके बाद ही हमने उसको रिपोर्ट में इनकॉर्पोरेट किया है आपके जो भी पॉइंट्स हैं। तो ये डॉक्यूमेंटेशन आपको रखना है, ये लिखना है आपको कि भैया हमारा आपके साथ डिस्कशन हो चुका है। सो दीज आर द काइंड ऑफ चेंजेस दैट कैन बी टेकन प्लेस इन द फाइनल ऑडिट फाइल। वापस एक बार, फाइनल ऑडिट फाइल जो है एज पर एसक्यूसी 1 आपके ऑडिट रिपोर्ट के डेट के 60 दिन के अंदर प्रिपेयर होना बहुत ही जरूरी है। उसके अंदर कोई चेंजेस करेंगे नहीं, नया ऑडिट प्रोसीजर हो ही नहीं सकता है, ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के चेंजेस करना अलाउड है। जैसे आप डिलीट करेंगे डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स, आप सॉर्टिंग कर रहे हो, साइनिंग कर रहे हो चेकलिस्ट को, और इस बात को डॉक्यूमेंट कर रहे हो कि एविडेंसेस जो ऑब्टेन किए हैं वो डिस्कस्ड है और एग्रीड है विद द एंगेजमेंट टीम मेंबर, ये आपको देखना है। तो उसके अंदर आपको ये पॉइंट नंबर 2 एंड 3 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 एंड पॉइंट नंबर 6 जो है वो आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट आएगा पॉइंट नंबर 8, पढ़िएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपने एक बार आपका ऑडिट फाइल बना दिया तो उसको कब तक रखना है? तो आप उसको रखेंगे फॉर मिनिमम 7 ईयर्स। रिटेंशन पीरियड एज पर एसक्यूसी 1 ही बोलता है 7 ईयर्स है फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। अगर मान लो एक ही कंपनी है तो उसका रिपोर्ट इशू करने के बाद 7 साल तक आपके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, या फिर डेट ऑफ ग्रुप ऑडिटर्स रिपोर्ट, यानी कि आप बोलते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे टाटा मोटर्स लिमिटेड का अगर मान लो मुझको ऑडिट रिपोर्ट बनाना है, ऑडिट वर्किंग फाइल बनाना है, ऑडिट फाइल बनाना है, तो टाटा मोटर्स के बाकी सब्सिडरी कंपनी भी होगी, उसको बोलते हैं ग्रुप कंपनीज। तो जिस दिन ग्रुप कंपनीज का ऑडिट रिपोर्ट इशू होएगा उसके बाद 7 साल तक आपको जो है टाटा मोटर्स लिमिटेड या फिर ग्रुप के ऑडिट फाइल को मेंटेन करना है। कोई इंडिविजुअल कंपनी है तो उस कंपनी का ऑडिट फाइल आप उस कंपनी के रिपोर्ट के 7 साल तक मेंटेन कर सकते हो। तो यहाँ पे बस एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, रिटेंशन पीरियड इज 7 ईयर्स, तो इसको भी आप इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। पॉइंट नंबर वापस एक बार 2-3 जिसके अंदर बोला है 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट आपने कंपाइल करना है, उसको रखना है 7 सालों तक, उसको रखना है 7 सालों तक। उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं करेंगे, कोई नया ऑडिट प्रोसीजर नहीं करेंगे, ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के चेंजेस अलाउड है, डिलीटिंग, सॉल्टिंग, साइनिंग ऑफ एंड डॉक्यूमेंटिंग द एविडेंस दैट इट हैज बीन डिस्कस्ड विद द रेलेवेंट एंगेजमेंट
टीम मेंबर, ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा। तो यहाँ पे आएगा फिफ्थ क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो है आपका ऑडिट फाइल। और ऑडिट फाइल के अंदर आपको क्या याद रखना है? ऑडिट फाइल के अंदर आपको याद रखना होगा फर्स्ट थिंग दैट इज 60 डेज, उसके बाद 7 ईयर्स एंड उसके बाद चेंजेस, जो कि किसके होंगे? ओनली एडमिन नेचर के चेंजेस। वो कौन कौन से चेंजेस है? दैट इज आप डिलीट करेंगे, या फिर आप सॉर्ट करेंगे, या फिर आप या फिर आप साइनिंग करेंगे, या फिर आप डॉक्यूमेंट करेंगे कि वो डिस्कस किया हुआ है। आई बात समझ में? तो ये जो है ऑडिट फाइल के अंदर, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एग्जामिनेशन में इस पे सवाल आपको बनाए जा सकते हैं। जस्ट गिव मी सम टाइम, ये इंपॉर्टेंट मैंने मार्क कर दिया। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वन, अब ये जो ऑडिट फाइल ऑडिटर बना रहा है, ये किसके ओनरशिप की है? अगेन पेज नंबर 33 पे आइएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस पे भी छोटे छोटे सवाल बनाए जाते हैं, इस पे भी स्पेसिफिक क्वेश्चन बन सकता है। देखिए अगेन SQC1 बोलता है, SQC1 बोलता है कि जो भी ऑडिट फाइल हम बनाते हैं, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर। हाँ, सारे डॉक्यूमेंट्स हमने क्लाइंट से ऑब्टेन किए हैं, बट इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर। क्या ऑडिटर क्लाइंट को वो ऑडिट फाइल दे सकता है या किसी और अथॉरिटी को दे सकता है? नहीं, पूरा ऑडिट फाइल कभी भी किसी को दिया नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, अगर उसके डिस्क्रिप्शन पे, मतलब उसकी इच्छा पे वो चाहे तो ऑडिट फाइल में से कुछ पोर्शन, कुछ एक्सट्रैक्ट जो है वो क्लाइंट को अवेलेबल कर सकता है। लेकिन इस डॉक्यूमेंटेशन को क्लाइंट को अवेलेबल करने के बाद उसके काम का वैलिडिटी अंडरमाइन नहीं होना चाहिए, और साथ साथ इंडिपेंडेंस अंडरमाइन नहीं होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बारी सवाल इसके ऊपर पूछा है कि क्या ऑडिटर अपने ऑडिट फाइल को क्लाइंट के साथ शेयर करेगा? तो आप लिखेंगे एज पर SQC1 इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर। ऑडिटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू शेयर डॉक्यूमेंट, बट उसकी इच्छा पे, उसको लगा तो, नहीं लगा तो नहीं देगा। ही कैन गिव द पोर्शन or the extract on audit documentation, make available it to the client, but available करने के बाद उसके काम का वैलिडिटी या फिर इंडिपेंडेंस को अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 6th क्वेश्चन, आई कैन से ओनरशिप। ओनरशिप के अंदर आप क्या याद रखोगे कि ये ओनरशिप किसका है? इट इज दी प्रॉपर्टी। किसका प्रॉपर्टी है भैया? ये ऑडिटर का प्रॉपर्टी है। क्या ऑडिटर इसको शेयर करेगा क्लाइंट के साथ? द आंसर इज नो। लेकिन अगर ऑडिटर चाहे तो उसकी डिस्क्रिशन पे शेयर कर सकता है। क्या? पोर्शन या फिर एक्सट्रैक्ट। लेकिन इसके बाद भी क्या नहीं हो सकता? इसके बाद उसके काम का वैलिडिटी अंडरमाइन नहीं होगा, इंडिपेंडेंस अंडरमाइन नहीं होगा। ये रहा 6th पॉइंट जो ऐसे 230 के अंदर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक काम करेंगे, जो स्क्रीन पे अभी दिख रहा है उसके बाद कॉपी कर लो, फिर उसके बाद ऐसे 230 के अगले वाले पॉइंट को डिस्कस करना शुरू करेंगे। 2 मिनट दे रहा हूं, फटाफट ये सब कुछ जो है वो लिखिएगा।
चलिए आई गेस आपका लिख करके हो गया है, तो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हम लोग चर्चा करेंगे, अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस एसे के अंदर, वो है आपका फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ बॉडी डॉक्यूमेंटेशन। आप प्लीज उसको इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। इसके अंदर पॉइंट नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, उसके बाद यस पॉइंट, ये जो फैक्टर्स है ये भी इंपॉर्टेंट। इस पे भी आईसीए के स्टडी मटेरियल में क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट। फॉर्म मतलब किस फॉर्म में आप बनाएंगे, कंटेंट मतलब उसके अंदर क्या कंटेंट हो गए, एक्सटेंट मतलब कितना आप ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। ओके चलो एक एक डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 1 देखो क्या लिखा है, The auditor shall prepare audit documentation that is sufficient to enable an experienced auditor having no previous connection with the audit to understand। Means आपका audit documentation आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, ऑडिटर शाल प्रिपेयर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कैसे, विच इज सफिशियंट फॉर एनी एक्सपीरियंस ऑडिटर। मतलब अगर आज कोई एक एक्सपीरियंस ऑडिटर है, वो अगर आपके ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के फाइल को देखेगा तो उसको अंडरस्टैंडिंग हो जाना चाहिए, जिसका उस ऑडिट से कोई प्रीवियस कनेक्शन नहीं है। मतलब अगर आप एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर कुछ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रख रहे हो और मैं अगर मान लो आपका वो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन फाइल लूंगा, तो उसको देखने के बाद मुझको इन सारी बातों का अंडरस्टैंडिंग आ जाना चाहिए। किस बात का अंडरस्टैंडिंग आना चाहिए, नंबर 1 आंटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। व्हाट इज आंटी, आंटी मतलब मैं प्यार से उसको आंटी बोलता हूं, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट। नेचर मतलब किस प्रकार के ऑडिट प्रोसीजर्स आपने परफॉर्म किए हैं, उसका टाइमिंग क्या था और वो कितना परफॉर्म किया है, एक्सटेंट क्या है, सैंपल कितने लिए हुए थे, 100% किया है, सैंपल बेसिस पे किया है, कैसे किया है। तो अगर मान लो मैं आपका ऑडिट वर्किंग फाइल देखूंगा तो आई शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आपने ऑडिट प्रोसीजर्स कैसे परफॉर्म किए हैं, ऐसे अपने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना है। एनी एक्सपीरियंस ऑडिटर वुड अंडरस्टैंड व्हाट आंटी ऑफ एपी दैट यू हैव परफॉर्म। नंबर 2 आपके उस ऑडिट प्रोसीजर के रिजल्ट्स क्या थे, आपने कौन से एविडेंसेस ऑब्टेन किए हैं, और साथ में कोई ऐसा सिग्निफिकेंट मैटर है रिगार्डिंग द ऑडिट ड्यूरिंग द ऑडिट, और कौन कौन से कंक्लूजन्स आपने रीच किए हैं, एंड व्हाट आर द सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट यू हैव मेड व्हाइल रीचिंग दैट कंक्लूजन। इन शॉर्ट इफ यू सी द मीनिंग ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन यही है। अगर कोई भी एक्सपीरियंस ऑडिटर आपके ऑडिट फाइल को देखेगा तो उसको आपने क्या ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं, क्या एविडेंसेस ऑब्टेन किए हैं और क्या कंक्लूजन्स ड्रॉ किए, ये पता हो जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं, आपने क्या एविडेंसेस ऑब्टेन किए हैं और क्या कंक्लूजन रीच किए। आजू बाजू में कोई और 2-3 बातें डाल करके इसका आंसर खत्म कर दिया है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि ऑडिटर शाल प्रिपेयर द डॉक्यूमेंटेशन कैसा, व्हाट इज द फॉर्म इन विच ही शैल प्रिपेयर द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। क्या फॉर्म होगा, एनी एक्सपीरियंस ऑडिटर वुड अंडरस्टैंड, पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर सी, पहला क्वेश्चन। दूसरा, फर्दर इन डॉक्यूमेंटिंग द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म द ऑडिटर शाल रिकॉर्ड। मतलब रिगार्डिंग दिस पॉइंट नंबर 1, इस पॉइंट नंबर 1 को नीचे एक्सप्लेन करते हैं कि ऑडिट प्रोसीजर्स का आंटी प्रिपेयर रिकॉर्ड करने के टाइम पे ऑडिटर ने क्या रिकॉर्ड करना चाहिए, दैट द आइडेंटिफाइंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्पेसिफिक आइटम। कोई भी एक स्पेसिफिक आइटम, इन्वेंट्री है, फिक्स्ड असेट है, रिलेटेड पार्टीज है, स्क्रैप सेल्स है, एक्सपेंस है, परचेस है, पर्टिकुलर आइटम का कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो लिखिए। इन्वेंट्री के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स था, सेल्स के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक, रिलेटेड पार्टी में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो उसको रिकॉर्ड करिएगा ताकि पता चले कि ये ऑडिट प्रोसीजर उस पर क्यों परफॉर्म किया है, हु परफॉर्म, किसने ये काम किया है, विद द डेट ऑफ कंप्लीशन, एंड किसने इसको रिव्यू किया, बिकॉज रिव्यू करना भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि कोई जूनियर स्टाफ चला गया और उसका चेक उसने चेक करके आ गया तो हो गया खत्म, किसने रिव्यू भी किया है, उसके बाद उसका कंक्लूजन रीच हुआ है। तो रिगार्डिंग व्हाट आंटी ऑफ एपी आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि पर्टिकुलर आइटम का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, किसने वो काम किया है, कौन से दिन पे किया है, और किसने उसको रिव्यू किया है। तो आंटी ऑफ एपी के अंदर आप ये 3 पॉइंट लिखेंगे। आई बात समझ में कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का फॉर्म क्या होगा, तो ये भी एक फॉर्म का ही हिस्सा है। आई बात समझ में। नेक्स्ट वन, सेकंड पॉइंट क्या बोला है, सिग्निफिकेंट मैटर्स
द ऑडिटर शैल डॉक्यूमेंट, क्या डॉक्यूमेंट रखना है? डिस्कशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स विद द मैनेजमेंट। ऑडिट के दौरान आपको कोई सिग्निफिकेंट मैटर्स अगर नजर आ गए हैं तो वो मैटर्स आपने मैनेजमेंट के साथ डिस्कस किए, वो भी लिख दिए। जैसे ऑडिट करते समय मुझको पता चला है कि भैया स्क्रैप सेल के अंदर कोई इंटरनल कंट्रोल ही नहीं है, स्क्रैप सेल के अंदर आप कोई सेल्स ऑर्डर ही जनरेट नहीं करते हो, कोटेशन ही नहीं लेते कि किसको बेचना है। ये सिग्निफिकेंट मैटर आपको दिमाग में आया, आप उसको लिखिए। रिलेटेड पार्टी में सारे रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोज नहीं है, ये सिग्निफिकेंट मैटर है विच हैज अराइजन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, जो आपको पता चला है, वो मैटर अपने मैनेजमेंट से कम्युनिकेट किया है, वो आप क्या करेंगे 230 के अंदर लिखेंगे, यानी कि 260 और 265 की बात कर रहे हैं। आपने क्या कम्युनिकेशन किया मैनेजमेंट के साथ, टीसीडब्ल्यूजी के साथ, ये सब कुछ यहाँ पे लिखे हैं। लास्ट वन, ऑडिटर आइडेंटिफाइड इन्फॉर्मेशन दैट इज इनकंसिस्टेंट, छोड़िए नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बस आप ये 2 पॉइंट याद रखेंगे यहाँ पे, दैट इज कि व्हाट इज योर फॉर्म। फॉर्म क्या होगा कि आपने ऐसा डॉक्यूमेंट मेंटेन करना है जो किसी भी एक्सपीरियंस ऑडिटर को ये अंडरस्टैंडिंग करने में मदद करे। क्या अंडरस्टैंडिंग? आंटी ऑफ एपी परफॉर्म, results, that is audit evidences obtained, and significant matters which you have communicated, significant matters that you have came across during the audit and the conclusions reached। और आंटी ऑफ एपी के अंदर आप क्या याद रखेंगे? दैट इज आपका उस पर्टिकुलर आइटम का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, किसने परफॉर्म किया है और किसने उसको रिव्यू किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहां पे मैं लिखूंगा 7th वन, दैट इज द फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट। तो उसके अंदर फॉर्म एंड कंटेंट के लिए आप ये क्वेश्चन याद रखेंगे, दैट इज कि क्या क्या फॉर्म, कौन सा फॉर्म और कौन से कंटेंट होंगे। तो क्या क्या होगा यहां पे आप लिखेंगे दैट द ऑडिटर शैल अंडरस्टैंड, द एक्सपीरियंस ऑडिटर शैल अंडरस्टैंड, क्या क्या अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए एक्सपीरियंस ऑडिटर को, क्या क्या अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। नंबर 1 कि व्हाट आर द ऑडिट प्रोसीजर, आंटी ऑफ एपी, आंटी ऑफ एपी। Number 2, audit evidences obtained, audit evidences obtained, and number 3, the conclusions that you have reached। और आगे पीछे 2-3 एडिशनल पॉइंट दिए, लेकिन अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए इतना काफी है। अब इसके अंदर आपको और 3 बातें, मतलब आंटी ऑफ एपी के लिए क्या लिखोगे, आप लिखेंगे कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्टिकुलर आइटम। आपने जिस आइटम का ऑडिट प्रोसीजर इंप्लीमेंट किया जिसपे, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, किसने उसको परफॉर्म किया, हु परफॉर्म्ड एंड व्हेन, व्हाट इज द डेट ऑफ कंप्लीशन, एंड लास्ट वन हु हैज रिव्यूड दैट। तो ये होता है आपका क्या बोलो, फॉर्म एंड आपका कंटेंट। अब देखेंगे एक्सटेंड क्या है। देखिए यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है ये आपके एक्सटेंड के ऊपर है। इन शॉर्ट, कितना ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रखेंगे ये किस पे डिपेंड करेगा। व्हाट आर द फैक्टर्स विच विल अफेक्ट दी फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंड। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, एकदम सिंपल उसका आंसर है, एग्जाम में आ गया तो मतलब ये फुल टॉस है कि कौन से फैक्टर्स पे आप ये डिसाइड करेंगे कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का फॉर्म क्या होगा, कंटेंट क्या होगा, एक्सटेंड क्या होगा, कितना करेंगे। इन शॉर्ट, अगर मान लो आपके एंटिटी का साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी अगर ज्यादा है तो ज्यादा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, कम है तो कम। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 2 कंपनीज, एक प्राइवेट कंपनी है एंड यू आर डूइंग ऑडिट ऑफ विप्रो। किसका ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन फाइल ज्यादा बड़ा होगा, बट ऑब्वियसली बात है विप्रो, बिकॉज उसका वॉल्यूम का साइज भी ज्यादा है, साथ साथ उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी भी वो ज्यादा है। नंबर 2, अगर आपने ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किए तो बट ऑब्वियसली बात है ज्यादा आपका ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन फाइल होएगा। अगर आरएमएम आपने ज्यादा आइडेंटिफाई किए तो बट ऑब्वियसली आप ज्यादा ऑडिट करोगे, ज्यादा ऑडिट करोगे तो ज्यादा ऑडिट फाइल आएगा। सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन, आंटी ऑफ एक्सेप्शंस आइडेंटिफाइड। अगर आपको ज्यादा फ्रॉड वगैरह मिल गए, मिसस्टेटमेंट ज्यादा मिल रहे तो आप ज्यादा ऑडिट करोगे, ज्यादा आपका फाइल होएगा। एंड द ऑडिट मेथोडोलॉजी एंड टूल्स यूज, अगर आप सैंपल बेसिस पे ऑडिट करते हो तो कम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होएगा। अगर आप 100% चेकिंग कर रहे हो तो ज्यादा बड़ा आपका ऑडिट फाइल होगा। टूल्स, अगर आप सॉफ्टवेयर अगर यूज कर रहे हो तो फिजिकल कम होंगे, सॉफ्ट कॉपी में ज्यादा हो गए। सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो तो प्रोबेबली हो सकता है कि सैंपल जो है वो स्पेसिफिक आ जाए, सैंपल कम आएंगे तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन भी कम होगा। सो दिस इज एन आंसर फॉर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंड। पहले इस पे बहुत सवाल पूछते थे, अभी इस पे सवाल ज्यादा नहीं पूछते, लेकिन अगर है तो पूछा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है और ये वाला कि इंपॉर्टेंट है कि उसका फॉर्म क्या होगा। तो फॉर्म क्या होगा तो उसके लिए पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 याद रखेंगे, एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग के लिए आप ये वाला पॉइंट याद रखेंगे। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बस आपके लिए, दैट इज 8.1
factors affecting the form, extent and content of audit documentation, of क्या बोलो, audit documentation। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई गेस ये पॉइंट क्लियर है। नीचे टाइमली प्रिपरेशन, देखिए आप जब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको उसको क्या करना होगा, टाइमली बेसिस पे प्रिपेयर करना होगा, ताकि इट विल हेल्प कि क्वालिटी अच्छा हो और इफेक्टिव रिव्यू एंड इवैल्यूएशन पॉसिबल हो। ऐसा नहीं कि आपको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आपको ऑडिट रिपोर्ट के बाद, ऑडिट रिपोर्ट के बाद ऑडिट फाइल प्रिपेयर होता है। डॉक्यूमेंटेशन तो थ्रू आउट द ऑडिट ही आपको मेंटेन करना होगा टाइमली मैनर में। आप इन्वेंट्री का चेकिंग कर रहे हो, उसी टाइम पे इन्वेंट्री के डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करो, उसको अपने पास रखो। असेंबली ऑडिट फाइल का फाइनल हम लोग ऑडिट रिपोर्ट की बात करेंगे। अभी आपने प्रिपेयर करते रहना है, टाइमली बेस पे तैयार करते रहना है, ताकि बाद में ऐसा ना हो जाए कि कुछ डॉक्यूमेंट मिस आउट हो जाए, हमको पता नहीं कि क्या करा था क्या नहीं करा था। तो टाइमली बेसिस पे उसको जो है वो आपने प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, एग्जाम्पल्स ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। क्या क्या आता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, बेसिकली क्या क्या आता है, रिकॉर्ड ऑन पेपर और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म या अदर मीडिया। क्या क्या आता है इसके अंदर, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन फाइल में क्या क्या दिखता है। ऑडिट प्रोग्राम देखेगा, बिकॉज इनिशियली ऑडिट प्रोग्राम बनाते हैं हम लोग। उसके बाद एनालिसिस कि आपने क्या क्या एनालिसिस किया उसके ऊपर। इशू मेमोरेंडा कि आपने जो भी फाइनल आपके जो क्वेरीज है वो बना करके आपने क्लाइंट को सबमिट किए होंगे, उसको बोलते हैं इशू मेमोरेंडा। कोई भी सिग्निफिकेंट मैटर्स होंगे, लेटर्स ऑफ कंफर्मेशन एंड रिप्रेजेंटेशन, कंफर्मेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट, रिप्रेजेंटेशन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट, चेकलिस्ट एंड करस्पॉन्डेंस, कोई आपने मैटर्स कम्युनिकेट किए हैं तो वो इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये एक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि भैया क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं आपके ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के। तो ये आप यहाँ पे याद रखेंगे। 9th वन, एग्जाम्पल्स ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, एग्जाम्पल्स ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। इसके अंदर पॉइंट नंबर 2 बस पढ़ के जाएंगे, बाकी आपको कुछ पढ़ना नहीं है। सवाल एग्जाम में आया कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या है, तो ये आपको वहां पे लिखना होगा। अब आते हैं लास्ट पॉइंट ऑफ इस ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन पे, इसको बोलते हैं कंप्लीशन मेमोरेंडा। जो अभी हमने देखा कि दिस इज अ पार्ट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। व्हाट इज कंप्लीशन मेमोरेंडम या कंप्लीशन मेमोरेंडा, इसको हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं, समरी। व्हाट इज समरी, ऑडिटर में कंसिडर इट हेल्पफुल, चाहे तो कि प्रिपेयर एंड रिटेन एज अ पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन अ समरी, ओके, यूजुअल नोन एज अ कंप्लीशन मेमोरेंडा या मेमोरेंडम। जो इसके अंदर क्या लिखा जाएगा, जिसके अंदर लिखा जाएगा कि कौन कौन से सिग्निफिकेंट मैटर्स आपको मिले, मतलब समरी फॉर्म में लिखना है, जिसको पढ़ करके आपको एक आइडिया आ जाएगी कि कंक्लूजन क्या आने वाला है या फिर बेसिस फॉर कंक्लूजन क्या है। सिग्निफिकेंट मैटर जो आपको लगता है कि ऑडिट के दौरान मुझको ये सब सारी बातें मिल चुकी है। एंड हाउ देयर एड्रेस, आप उसको कैसे एड्रेस कर रहे हो, कैसे आपने रिपोर्ट के अंदर उसको एड्रेस किया है, आपने मैनेजमेंट को कम्युनिकेट किया, मैनेजमेंट का उसके ऊपर रिप्लाई आया, क्या रिप्लाई आया क्या रिप्लाई नहीं आया, कैसे आप उसको रिपोर्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट करने वाले वो वाला। तो इन शॉर्ट सिग्निफिकेंट इशू मेमोरेंडम में क्या आता है, कोई भी सिग्निफिकेंट मैटर आपको मिला हो और आपने उसको कैसे एड्रेस किया है, मतलब मैनेजमेंट को कम्युनिकेट किया, उससे रिप्लाई वगैरह वगैरह, तो वो आप यहाँ पे जो है वो लिखेंगे। बाकी इसके अंदर कुछ याद करना नहीं है, बस ये पॉइंट नंबर 1 जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा, ये समरी आपको इफेक्टिव एंड एफिशिएंट रिव्यू एंड इंस्पेक्शन करने का अलाउ करेगा इन केस ऑफ अ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ऑडिट। कि बाकी सब कुछ रेफर करने से बेटर है आप इशू मेमोरेंडा या फिर कंप्लीशन मेमोरेंडम पढ़िएगा, आपको पूरे ऑडिट का निचोड़ वहां पे मिल जाएगा, कौन कौन से मैटर सिग्निफिकेंट है जो आपके ओपिनियन को अफेक्ट करने वाले हो सकते हैं, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये लास्ट वाला पॉइंट आपका जो है वो आएगा कंप्लीशन मेमोरेंडा, आएगा आपका कंप्लीशन मेमोरेंडा, कंप्लीशन मेमोरेंडा। तो ये 10 पॉइंट जो है वो आपके ऐसे 230 के अंदर हो सकते हैं। यहाँ पे अगर कुछ मैंने ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क करना है तो ये ओनरशिप वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है, फॉर्म कंटेंट पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये चलो ये भी इंपॉर्टेंट लिखे देते हैं, तो इसके ऊपर भी सवाल बनाए जा सकते हैं। ऊपर के वाले पॉइंट तो आपने लिख दिए, अब ये वाले पॉइंट आपको लिखने हैं। पॉइंट नंबर 6 के बाद फटाफट इसको कॉपी करेंगे, फिर हम लोग इंस्टीट्यूट के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं आउट ऑफ ऐसे 230। प्लीज
चलिए, इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल एक बार मैं डाउनलोड करता हूँ आपके लिए, उसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जस्ट 1 मिनट, फटाफट डाउनलोड कर लेते हैं। Jan 25 एग्जाम का लेते हैं, May 25 का नहीं। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का चैप्टर, एक अलग चैप्टर उन्होंने यहाँ पे बना दिया है इसके ऊपर, तो अपने लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये रहे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, करेक्ट इनकरेक्ट तो अभी नहीं आते एग्जामिनेशन में। यस, सो पहला क्वेश्चन यू कैन सी हियर, द फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फैक्टर्स, लिस्ट आउट एनी 4 सच फैक्टर। तो यहाँ पे आपको उसका आंसर मिल जाएगा, कौन कौन से फैक्टर्स है। तो भैया ये रहे वो फैक्टर्स जिसके ऊपर आपका फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट डिपेंड करता है। ये फैक्टर्स, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, आरएमएम आइडेंटिफाइड, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन, एक्सेप्शंस आइडेंटिफाइड एंड एटसेट्रा। आगे, डिस्कस एनी 2 पर्पजेस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। कौन से 2 पर्पज है, तो पर्पज मतलब ये आएगा आपका, क्या बोलो, दैट इज दिस वन। क्या पर्पज है कि आप फ्यूचर ऑडिट के लिए उसका रेफर करेंगे, इंटरनल एक्सटर्नल रिव्यू करना पॉसिबल है, डीएसआर करना पॉसिबल है, अकाउंटेबल रखना पॉसिबल है लोगों को जिन्होंने काम किया है। यहाँ पे 2 बोले हुए, मैंने सारे गिना दिए। डिफाइन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, तो डिफाइन करना होगा, रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन, कंक्लूजन रीच्ड, इसको बोलते डॉक्यूमेंटेशन। एंड ऑल्सो गिव सम एग्जांपल्स। एग्जांपल मतलब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में क्या आता है, तो ये देखो, ये एग्जांपल्स है उसके, एग्जांपल्स ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। इसके अंदर प्रोग्राम आता है, इशू मेमोरेंडा आता है, सिग्निफिकेंट मैटर्स आते हैं, चेकलिस्ट आते हैं, तो ये उसके अंदर उसका आंसर है। Audit documentation summary may facilitate effective and efficient review and inspection of audit documentation, particularly for large and complex audit. Explain. देखो अभी ऐसे सवाल बहुत बारी आपको इंस्टीट्यूट के एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो ये देखिए, ये कहाँ से आ रहा है, कैन सी हियर, ये आ रहा है आपके कंप्लीशन मेमोरेंडा या ऑडिट मेमोरेंडा के अंदर। पॉइंट नंबर 2 देखिए, सेम सेंटेंस जो है वो कॉपी पेस्ट किया और बोला अब इसको एक्सप्लेन करो। सच समरी में फैसिलिटेट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट रिव्यू एंड इंस्पेक्शन ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, पर्टिकुलरली फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ऑडिट। इसको एक्सप्लेन करना तो आप क्या आंसर लिखेंगे, आंसर लिखेंगे ये पॉइंट नंबर 1, तो ये आपका आंसर है। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सिग्निफिकेंट मैटर्स होते हैं और उसको कैसे एड्रेस किया जाता है वो आता है। तो इट विल हेल्प द ऑडिटर टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव, कि भैया रीजनेबल एश्योरेंस कैसे लेना है और रिपोर्ट कैसे करना है, कि ये अचीव करने में आपको मदद करेगा। इसलिए लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ऑडिट के केस में आपको ये इशू मेमोरेंडा बनाना बहुत जरूरी है, पूरा ऑडिट फाइल रेफर करने की गरज नहीं है। तो ये आपका क्या बोलो, कुछ क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के ऐसे 230 के ऊपर। ओके, आई गेस ऐसे 230 आपका क्लियर है और आपने ये सब कुछ भी राइटिंग में किया हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पे हमने फिनिश किया आपका ऐसे 230। नाउ एज डिस्कस हम लोग ऐसे 200 यानी कि ऐसे 230 के साथ साथ डिस्कस करेंगे अपना ऐसे 300 भी। तो फटाफट ऐसे 300 के ऊपर आते हैं। मेरे को नहीं लगता है कि ऐसे 300 पूरा हो जाएगा, लेकिन जस्ट चेक कि कहाँ तक जा सकते हैं, जितना हो सकता है उतना हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आते हैं ऐसे 300। चलिए बच्चों, ऐसे 300 को पढ़ना शुरू करते हैं। ऐसे 300 देखिए, ये ऑडिट प्लानिंग के ऊपर पूरा ऐसे फोकस्ड है। इसके नंबर को याद करने का बड़ा ही यूनिक तरीका मैंने क्लास के अंदर आपको बताया था। अगर आपने मूवी 300 देखा है, जो हॉलीवुड का मूवी है, जिसके अंदर दिखाया है कि कुछ 300 लोगों का टीम होता है, जो हजारों लोगों का एनिमी का टीम जो होता है उसको रोक के रखता है और उसके ऊपर जो है अपना विजय प्राप्त करता है, उनको वो हरा देते हैं। तो बिना प्लानिंग के 300 लोग जो है वो हजारों लोगों के एनिमीज को मार नहीं सकते, उनको हरा नहीं सकते। तो 300 लोगों के पास प्लानिंग का होना बहुत ज़रूरी है।
तो ऐसे 300 विल स्पेसिफिकली डील अबाउट प्लानिंग। तो 300 लोगों ने जो प्लानिंग किया है दैट इज ऐसे 300 प्लानिंग। बस इतना याद रखो, ये एक बड़ा ही फनीएस्ट वे था टू रिमेंबर द नंबर ऑफ दिस ऐसे। तो ऐसे 300 प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे, एक सवाल तो आपके उसके ऊपर देखने को मिलेगा, मतलब कम से कम इस ऐसे का भी 4 मार्क का वेटेज होगा, हो सकता है 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। सो मान के चलो 4 से 6 मार्क का वेटेज जो है ये ऐसे आपका लेकर के चल रहा है। तो जो अभी डिस्कशन करेंगे समझ लो 4 से 6 मार्क कमाने के लिए हम लोग कर रहे हैं, उस एंगल से इस ऐसे को देखना है। थोड़ा सा लेंदी ऐसे है, आई डोंट थिंक दैट कि इस लेक्चर में पूरा हो पाएगा। लेट्स जस्ट चेक कितना हो पाता है, बचा हुआ हम लोग अगले लेक्चर में कर लेंगे। तो ऐसे 300 प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इस ऐसे को देखो मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं। ओके, ऐसे 300 को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं, उसके भी सब क्लासिफिकेशन आ जाएंगे। पहला आएगा दैट इज द बेसिक्स, और बेसिक्स के अंदर हमको पढ़ना है कि व्हाई प्लानिंग, मतलब इन शॉर्ट उसके बेनिफिट्स पढ़ना है कि व्हाट आर द व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग एंड व्हाट इट इज बेनिफिट। और दूसरा आएगा हमको बनाना है प्लानिंग एक्टिविटी, यानी कि हमको करना है प्लानिंग प्रोसेस। और प्लानिंग प्रोसेस के अंदर मैं उसको वापस डिवाइड करूंगा 2 पार्ट में। एक आता है प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी एंड आता है प्लानिंग एक्टिविटीज। और प्लानिंग एक्टिविटीज में हमारे पास हम 3 काम करते हैं। पहला आता है ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लानिंग, आई कैन से ऑडिट प्लानिंग, एंड तीसरा आता है ऑडिट प्रोग्राम। सबसे ज्यादा कंटेंट ऑडिट प्रोग्राम के अंदर है, फिर ऑडिट प्लान, फिर ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। डिस्कस करने के लिए हमको ये डिस्कस करना है बेनिफिट्स, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 पॉइंट डिस्कस करने। 6 पॉइंट डिस्कस हो गए, ऐसे 300 आपका खत्म। ओके, चलिए तो पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं। ऑडिट प्लानिंग प्रोसेस में बाद में आते हैं, तो पहले डिस्कस करते हैं कि व्हाई प्लानिंग एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स। ऐसे 300 आपके सामने। प्लानिंग क्या होता है? इट डील्स विद ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्लान द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इट स्टेट दैट ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर इज टू प्लान द ऑडिट सो दैट द ऑडिट विल बी परफॉर्म इन एन इफेक्टिव मैनर। किसी भी चीज का प्लानिंग करेंगे तभी जाकर के उसको इफेक्टिव मैनर में हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो ऑडिट का प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। व्हाई प्लानिंग, ये आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन, व्हाई प्लानिंग, प्लानिंग करना क्यों जरूरी है, व्हाई प्लानिंग। तो क्यों प्लानिंग करना है, देखिए पॉइंट नंबर 2 पढ़ेंगे, इसके अंदर आपको बेनिफिट देखने को मिल जाएंगे। ऑडिट प्लानिंग के बेनिफिट्स क्या है, एडिक्वेट प्लानिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं, क्या बेनिफिट्स है समझिए। पहला, अगर मैं प्रॉपरली प्लान करूंगा तो मैं अपने ऑडिट के लिए कौन कौन से लोग लगने वाले हैं उनको एनालाइज करके उनको सेलेक्ट करूंगा। मतलब मेरे को रिलायंस इंडस्ट्रीज को ऑडिट करने का, मेरे को विप्रे को ऑडिट करने का, मेरे को टीसीएस को ऑडिट करने का है, मेरे को हर किसी कंपनी का, लिस्टेड कंपनी को ऑडिट करने का है। तो उस कंपनी के नेचर के हिसाब से मैं प्लानिंग बनाऊंगा। प्लानिंग के बाद मुझको समझेगा क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है, क्या कितना काम करना है, कौन सा काम करना है, कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करना है, कब करना है। तो अकॉर्डिंगली दिस प्लानिंग विल हेल्प मी, असिस्ट मी इन सिलेक्शन ऑफ माई एंगेजमेंट टीम मेंबर। तो इट विल हेल्प मी टू सिलेक्ट द एंगेजमेंट टीम मेंबर। जैसे मैंने एंगेजमेंट टीम मेंबर सिलेक्ट कर लिए, उन टीम मेंबर्स को कहां पे क्या काम लगाना है, उनको डायरेक्ट करना, सुपरवाइज करना, रिव्यू करना, ये पॉसिबल होगा बिकॉज मेरे पास प्लान रेडी है, कौन सा कब कम करना है, उसको सुपरवाइज कम करना है, रिव्यू कब करना है, ये सब कुछ मुझको पता है। तो इट विल हेल्प मी टू डीएसआर माई एंगेजमेंट टीम मेंबर। फिर एंगेजमेंट टीम मेंबर मेरे पास है, हो सकता है मेरे को एक्सपर्ट भी लगे, मतलब वैल्यूएशन वगैरह करना है, फिक्सर का वैल्यूएशन है, कंपनी ने किसी कंपनी को एक्वायर किया है उसका वैल्यूएशन करना है, कंपनी ने नए शेयर्स इशू किए हैं उसका वैल्यूएशन क्या है, कंपनी ने बायबैक किया हुआ है उसका वैल्यूएशन करना है, कंपनी ने अदर देन कैश के लिए शेयर्स इशू किए, फिक्स्ड असेट एक्वायर करने के लिए शेयर इशू किए, तो फिक्स्ड असेट का वैल्यूएशन क्या होने वाला है। मतलब इसके लिए मुझको एक्सपर्ट की जरूरत होगी अलॉन्ग विद माय एंगेजमेंट टीम मेंबर। तो मैं उन एक्सपर्ट्स के साथ जो है वो कोऑर्डिनेशन कर सकता हूं बिकॉज मेरे को पहले ही पता है कि फिक्स असेट का चेकिंग कब होने वाला है, शेयर्स का चेकिंग कब होने वाला है, इन्वेंट्री का चेकिंग कब होने वाला है। उसमें अगर मुझको एक्सपर्ट की जरूरत होगी तो वो एक्सपर्ट कब अवेलेबल करवाने हैं ये मुझको पहले पता चलेगा। तो मेरे काम के हिसाब से मेरे को कौन से लोग लगने वाले हैं उनका प्लानिंग ठीक से हो सकता है अगर मेरे पास ऑडिट प्लान पहले से रेडी है।
तो ऑडिट प्लान हेल्प मी टू सिलेक्ट द एंगेजमेंट टीम मेंबर, उनको डीएसआर करने में, और उनके साथ अगर एक्सपर्ट लगने वाले हैं तो उनको भी मैं कैसे कोऑर्डिनेट करूंगा ये लगेगा। अब इतना सब कुछ करने के बाद वेदर इट विल हेल्प मी टू प्रॉपरली ऑर्गेनाइज एंड मैनेज माय ऑडिट एंगेजमेंट, प्रॉपरली इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर में ऑडिट करना मेरे को पॉसिबल है। अगर मैं इतना अच्छा काम करूंगा तो क्या मैं पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को पहले ही आइडेंटिफाई करने का बेनिफिट ले सकता हूँ? मेरे को पहले ही पता चलेगा कौन कौन से पोटेंशियल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, टाइमली बेसिस पे मैं उसको ढूंढ पाऊंगा, बिकॉज एंगेजमेंट टीम प्रॉपर काम कर रही है। और इससे क्या होगा, इंपॉर्टेंट एरियाज पे मैं अटेंशन दे सकता हूँ। हो सकता है छोटी छोटी बातें उन पे क्या ही ध्यान दूंगा, मेरे को प्लानिंग में मेरे को पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, ये एकदम छोटा स्क्रैप सेल इसमें एकदम निग्लिजिबल होता है। काहे के लिए मैं उसके पर ज्यादा ध्यान दूं? हाँ, सेल्स पे ध्यान दूंगा, सेल्स में रिलेटेड पार्टी सेल्स पे ज्यादा ध्यान दूंगा, मेरे को पहले ही पता है प्लानिंग के अंदर। तो इंपॉर्टेंट एरियाज पे मैं ध्यान दे सकता हूँ, ये मेरा बेनिफिट है प्लानिंग का। क्या बेनिफिट है? एंगेजमेंट टीम मेंबर को सिलेक्ट करना, उनका डीएसआर करना, एक्सपर्ट के साथ कोऑर्डिनेट करना, मतलब लोगों को काम पे लगाना, ये बेनिफिट है अच्छे तरीके से। फिर मैं ऑडिट को प्रॉपरली मैनेज कर सकता हूं, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकता हूं टाइमली मैनर में, और इंपॉर्टेंट एरियाज पे अटेंशन दे सकता हूं। 6 बेनिफिट्स है ऑडिट प्लानिंग के। तो ऐसे 300 के अंदर आपका पहला क्वेश्चन बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट प्लानिंग, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। 6 बेनिफिट्स आपको यहां पे देखने को मिल रहे हैं, पहला क्वेश्चन ऐसे 300 के अंदर। आई गेस आपका लॉजिक क्लियर है। अब इसीलिए मैं क्या करता हूं, प्लानिंग करता हूं। इसके नीचे एक सेंटेंस आ रहा है, हो सकता है कि एक्सप्लेन करके पूछ दे। क्या सेंटेंस है देखिए, देयरफॉर प्लानिंग एंड ऑडिट इंश्योर्स दैट ऑडिट रिस्क इज रिड्यूस। प्लानिंग से मेरा ऑडिट रिस्क रिड्यूस होता है। ऑडिट रिस्क कभी जीरो नहीं हो सकता, रिस्क कैनॉट बी जीरो, रिस्क कैन बी केप्ट एट लो, रिस्क कैनॉट बी जीरो। व्हाट इज रिस्क? रिस्क मतलब हो सकता है कि ऑडिटर एक्सप्रेसेस रॉन्ग ओपिनियन, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटेरियली मिसस्टेटेड है और आप कह रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड नहीं है। मतलब आपको बोलना था नॉट ट्रू एंड फेयर व्यू, और आपने बोल दिया ट्रू एंड फेयर व्यू, इसको बोलते ऑडिट रिस्क। मतलब आप अपना ओपिनियन गलत नहीं दोगे, इसका रिस्क जो है, आप अपना ओपिनियन गलत दोगे, ये रिस्क है। इस रिस्क को कम करने के लिए प्लानिंग मदद करेगा। तो इट एंश्योर्स दैट रिस्क इज रिड्यूस, कहां तक? टू एन एक्सेप्टेबल लो लेवल, क्योंकि मैंने बोला रिस्क कम किया जा सकता है, जीरो नहीं किया जा सकता। कैसे? बाय डूइंग एडिक्वेट प्लानिंग एंड प्रॉपर प्लानिंग, जिससे मैं इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन देने का रिस्क जो है वो कम कर सकता हूं। अगर एग्जामिनेशन में ये लिख करके आगे एक्सप्लेन बोला तो आपको करना क्या होगा, आपको ये बेनिफिट्स लिखने होंगे। तो पहला क्वेश्चन खत्म हो गया, दैट इज ऑडिट प्लानिंग। चलिए आगे बढ़ते 300। ये चार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं प्लानिंग प्रोसेस। अब मैं यहां पे आ गया, दैट इज सेकंड पॉइंट, प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस मतलब मैं एक्चुअली प्लानिंग कर रहा हूं। प्लानिंग करने के लिए मेरे को ये करना है कि प्लानिंग में क्या क्या आता है। प्लानिंग में आता है प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, कहीं पे नाम सुना है ऐसे इसका पूरा मसाला जो है ऐसे 210 और ऐसे 220 से आता है। ऐसे 210 एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट लेटर एंड ऐसे 220 क्वालिटी कंट्रोल। दोनों एसेज आपको क्लियर है, हमने रिवाइज भी किए दोनों एसेज। दोनों एसेज अगर आपको क्लियर है तो ये प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी का पॉइंट क्लियर करना एकदम आसान है, समझना एकदम आसान है। उसके बाद फिर हम लोग प्लान करना शुरू करेंगे। मतलब ऑडिट का प्लानिंग करने से पहले मुझको कुछ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज करनी होंगी, उसके बाद ही प्लान करूंगा। अगर मुझको प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज का आउटकम आया कि मेरे को ऑडिट एक्सेप्ट ही नहीं करने का, तो प्लान क्यों करूं? तो किसी भी ऑडिट का प्लानिंग करने से पहले मैं ये सोचूंगा कि इस ऑडिट करने से पहले क्या कुछ बातें मैंने चेक करनी, व्हाट आर द प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी। उसके बाद ही मैं क्या करूंगा, प्लानिंग करना शुरू करूंगा। तो व्हाट आर दोस प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, ध्यान देंगे। तो प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी मतलब ये एबीसी, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी मतलब ये एबीसी, इन तीनों को हमको डिस्कस करना होगा। तो पीईए दैट इज प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, इट इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड्स? इट इंक्लूड्स परफॉर्मिंग द प्रोसीजर्स रिगार्डिंग कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट्स रिलेशनशिप। हमने 210 के अंदर देखा हुआ था एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, एएनसी एक्टिविटी, याद है आपको। यहां पे एक्सेप्टेंस नहीं बोला, यहां पे कंटिन्यूएंस बोला है, मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट रिकरिंग ऑडिट। तो ये रिकरिंग ऑडिट के एंगल से लिखा हुआ है, रिकरिंग ऑडिट के हिसाब से लिखा हुआ। तो आपको करना तो एएनसी एक्टिविटी है, लिखा है रिकरिंग ऑडिट। तो आप ऐसे
प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे जो आपको ये डिसाइड करने में मदद करे कि इस क्लाइंट के साथ हमारा रिलेशनशिप कंटिन्यू करे नहीं करे। इन शॉर्ट, इस क्लाइंट का मैं अभी वापस ऑडिट करूं कि नहीं करूं। प्लानिंग करने के टाइम पे ये दिमाग में रखना है, ये प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी है। प्लानिंग करने से पहले आप ये चेक करिए इसका ऑडिट मेरे को करना है कि नहीं करना है। उसके लिए क्या करना है, नीचे आएगा, पहले समझो कि क्या करना है। नंबर 2, इवैल्यूएशन। खुद का इवैल्यूएशन करिए कि क्या मैं इस ऑडिट करने के टाइम पे एथिकल रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करता हूं, क्या मैं ऑडिट को करने के लिए इंडिपेंडेंट हूं। एथिकल रिक्वायरमेंट, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, ड्यू केयर वगैरह, इसको मैं पूरा कर पाता हूं, क्या इंडिपेंडेंस को निभा पाता हूं। एंड देन मैं क्या करूंगा, टर्म्स एंड एंगेजमेंट को एस्टैब्लिश करके उसको क्लाइंट से एक्सेप्ट करवा के लूंगा। मतलब इन शॉर्ट ये दो बातें जो आती है वो आती है ऐसे 220 से, और ये बात आती है ऐसे 210 से। आई बात समझ में? एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट लेटर, चैप्टर नंबर 11 और ऐसे 220। बात समझे नहीं समझे? तो 220 से भी नहीं कह सकता, चैप्टर नंबर 11 कहूंगा तो काफी होगा। तो चैप्टर नंबर 11 एंड यूर ऐसे 210, इन दोनों ऐसे, चैप्टर 11 हमने रिवाइज किया, 210 रिवाइज किया है। अगर वो सारी बातें दिमाग में है तो ये समझना एकदम आसान है। हमको अभी ABC को तीनों बातों को क्या करना है, एक साथ पढ़ना है, इसको डिस्कस करना है। तो किसी भी ऑडिट का प्लानिंग करने से पहले आपको प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज करने होंगे। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी मतलब ABC, ये 3 काम आपको करने हैं। तो उसके अंदर पहला आता है दैट इज परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स रिगार्डिंग कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड ऑडिट एंगेजमेंट। इन शॉर्ट आपको ANC एक्टिविटी करनी है। इन शॉर्ट आपको ANC एक्टिविटीज करनी है। आपको ANC एक्टिविटीज करनी है। क्या करना है, यहाँ पे देखिए, इसके अंदर बहुत सारी पॉइंट है, लेकिन अपने पॉइंट नंबर 3 याद रख लिया चलिएगा। क्या करेंगे ANC एक्टिविटी में, क्या करना है आपको ANC में? देखिए, आपको चेक करना है इंटीग्रिटी ऑफ द ओनर्स एंड की मैनेजर पर्सन। भैया आपका, आप जिस कंपनी को ऑडिट करने जा रहे हो, कंटिन्यू करने जा रहे हो, उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसका मैनेजिंग डायरेक्टर विजय माल्या, तो आप उसको ऑडिट करेंगे? भैया मेरे को नहीं करने का है, बहुत सारे मिसस्टेटमेंट, फ्रॉड हो सकता है। उसका मान लो मैनेजर है नारायण मूर्ति जी, उसके MD है नारायण मूर्ति जी, यस इंटीग्रिटी है, उसके अंदर मैनेजमेंट फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने के चांस बहुत कम है। तो यू विल चेक द इंटीग्रिटी ऑफ द ओनर्स एंड की मैनेजर पर्सन। फिर आप उसको तो चेक कर लिया, फिर खुद को भी थोड़ा इवैल्यूएट करिएगा कि मेरे पास क्या वो एंगेजमेंट टीम है जो इस ऑडिट एंगेजमेंट को परफॉर्म कर सकती है। चलो मैं एक ऑडिटर हूं, मेरे पास उतना टीम नहीं कि मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज को ऑडिट करूं। मेरे को रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश भाई ने अपॉइंट कर लिया, भाई अरे मोहित तू मेरा ऑडिट कर ले। मैं ऑडिट कर सकता हूं मैम, आई एम क्वालिफाइड फॉर डूइंग ऑडिट ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, बट आई एम नॉट कॉम्पिटेंट। मेरे पास उतना बड़ा टीम ही नहीं है कि मैं रिलायंस को ऑडिट करूं। ये बिग 4 का काम है, इनके पास 100 200 300 400 चार्टर्ड अकाउंट का टीम है, मेरे पास नहीं है। तो आई एम नॉट कॉम्पिटेंट। मैं चेक करूंगा कि मेरे पास वो एंगेजमेंट टीम है क्या, उनका वो कॉम्पिटेंसी है क्या कि वो उस एंगेजमेंट को परफॉर्म कर पाए। मैनेजमेंट के इंटीग्रिटी चेक करूंगा, मेरा कॉम्पिटेंसी चेक करूंगा, ANC में देखा हुआ था। Then implication of matters that have arisen during the current and previous audit that may need to be considered। मतलब करंट एंड प्रीवियस ऑडिट में ऐसे कौन से मैटर्स आए जिसको मैं कंसिडर करूंगा, बिकॉज मैं कंटिन्यू कर रहा हूं ना, मुझको लगता है कि प्रीवियस ईयर में मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था प्रॉपरली, मेरा ऑडिट ठीक से नहीं हुआ है, तो इस बार आप कंटिन्यू मत करो। एंड लास्ट वन, इनिशियल एंगेजमेंट्स कम्युनिकेशन विद द प्रेडिसेसर ऑडिटर। अगर आप पहली बार ऑडिट कर रहे हो तो आप पुराने ऑडिटर को कम्युनिकेट करिएगा कि उसमें उसके कोई पॉइंट्स, उसके कोई ऐसे मैटर्स है जो मेरे को इस साल के ऑडिट में कंसिडर करने होंगे। अगर वो आपको बता रहा है तो इन केस ऑफ अ चेंज ऑफ ऑडिटर, तो आपको करना है ये तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सवाल आ सकता है कि अगर आपको ऑडिट प्लानिंग करना है, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी करनी है, तो आप कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप के लिए कौन से प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे, कौन से प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। तो ABC, ओके, ये 4th पॉइंट आपने याद नहीं रखा तो भी चल जाएगा। ये ABC 3 पॉइंट आप याद रखिएगा, ये आपके लिए स्पेसिफिक क्वेश्चन बन सकता है। ओके, तो यहां पे लिखूंगा सेकंड पॉइंट, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी के अंदर आई कैन राइट डाउन फर्स्ट वन, कंटिन्यूएंस ऑफ रिलेशनशिप। तो कौन से मैटर्स ऑडिटर ने कंसिडर करने हैं, मैटर्स टू कंसिडर बिफोर कंटिन्यूएंस ऑफ द क्लाइंट रिलेशनशिप। तो ये आपका क्या बोलो क्वेश्चन, जहां पे आपको ANC एक्टिविटी लिखनी है, पे लिखूं ANC एक्टिविटी एज पर ऐसे 210। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन आएगा आपका कि आप खुद का इंडिपेंडेंस और एथिकल रिक्वायरमेंट जो है वो चेक करेंगे। इसके ऊपर भी अगेन स्पेसिफिक क्वेश्चन बनाया जा सकता है।
मार्क इट इज इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे देखिए आपको पॉइंट नंबर 3 कि अगर आपको चेक करना है कि आप एथिकल रिक्वायरमेंट को फॉलो करते हो, इंडिपेंडेंस को फॉलो करते नहीं करते हो, तो ऑडिटर ने क्या चेक करना है, एंगेजमेंट पार्टनर ने इस बात पे अटेंशन देना है जो इंडिकेट करेगा कि कहां पे एंगेजमेंट टीम मेंबर एथिकल रिक्वायरमेंट को कंप्लाई नहीं करती है, और अगर नहीं करती है तो उसके ऊपर क्या आपने एक्शन लिया है। एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस वगैरह होता है, अगर इंटीग्रिटी नहीं है, ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, तो आप ऐसे मैटर को थोड़ा सा आइडेंटिफाई करिए और उस पर एक्शन लीजिए, उस एंगेजमेंट टीम मेंबर को निकाल दीजिए। भाई तू इंटीग्रिटी नहीं है, तेरे पास ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी नहीं है, ड्यू केयर नहीं है, तो निकल जा भाई, तू ऑडिट करने के लिए एलिजिबल नहीं, तेरा लाइक ही नहीं ऑडिट करने का, उसको निकाल देंगे। ठीक है, प्रॉपर एक्शन चेक करना है, एथिकल रिक्वायरमेंट को कुछ लोग कंप्लाई कर रहे नहीं कर रहे, टेक एन एक्शन, निकाल दो उनको, उसके अंदर इंडिपेंडेंस भी आ जाएगा। देन द एंगेजमेंट पार्टनर फॉर्म ए कंक्लूजन, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 यहां पे याद रखेंगे। एंगेजमेंट पार्टनर शैल फॉर्म कंक्लूजन कि वो इंडिपेंडेंस को कंप्लाई कर रहे नहीं कर रहे। पॉइंट नंबर 3 बात कर रहे हैं किसके बारे में, पॉइंट नंबर 3 टॉकिंग अबाउट द एथिकल रिक्वायरमेंट्स एंड पॉइंट नंबर 4 टॉकिंग अबाउट इंडिपेंडेंस। दोनों का मसाला सेम होगा। आप ऐसी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करिए जो आपके इंडिपेंडेंस को थ्रेट क्रिएट कर रहा है, फिर आप इस इंफॉर्मेशन को इवैल्यूएट करिए एंड ट्राई टू अवॉइड दोस थ्रेट्स ऑफ इंडिपेंडेंस बाय टेकिंग प्रॉपर स्टेप्स। खत्म। एथिकल रिक्वायरमेंट को कंप्लाई नहीं करने वाले मैटर सामने आए, टेक अ प्रॉपर एक्शन। इंडिपेंडेंस को कंप्लाई ना करने वाले सामने चीजें आए, आइडेंटिफाई करो उनको और इंफॉर्मेशन को इवैल्यूएट करो और उसके ऊपर ट्राई टू टेक एन एक्शन टू एलिमिनेट सच थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। हमने देखा था साफी, आई बात समझ में, तो थ्रेट्स ऑफ इंडिपेंडेंस। उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका एंगेजमेंट पार्टनर क्या करेगा, प्रॉम्प्टली रिपोर्ट करेगा टू टेक टू द फर्म कि अगर वो उस थ्रेट ऑफ इंडिपेंडेंस को ओवरकम नहीं कर पा रहा है और उसको बोलिए प्रॉपर एक्शन लेने के लिए। तो फर्म को बताएगा कि देखो भैया ये पार्टनर ऐसा है जिसका इंडिपेंडेंस खतरे में है, तो एक काम करिए आप ही एक्शन लीजिए, बिकॉज मैं एंगेजमेंट टीमर को बोल सकता हूँ, पार्टनर को नहीं बोल सकता। पार्टनर के शेयर से जिसका मैं ऑडिट कर रहा हूँ, बिकॉज उसको भी इंडिपेंडेंस कंप्लाई करना है। एक काम करिए बोलिएगा उसको शेयर बेचने के लिए। तो ये होता है क्या बोला आपका, दैट इज द इवैल्यूएटिंग कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट। एथिकल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई नहीं करे, टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। इंडिपेंडेंस को कंप्लाई नहीं कर रहे, इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करो, इवैल्यूएट करो और टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। नहीं ले पा रहा है तो फर्म को कम्युनिकेट कर दो। तो ये आएगा आपका सेकंड क्वेश्चन यहां पे जो इंपॉर्टेंट है वो है कंप्लायंस विथ एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस, और उस पर क्या एक्शन वो लेगा, उसके ऊपर वो क्या एक्शन लेगा। ये आपके लिए प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी के अंदर सेकंड थिंग जो है जो इंपॉर्टेंट हो सकती है। एंड लास्ट वन आएगा आपका दैट इज एस्टैब्लिशिंग अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, वो एसे 210 का मामला है। ओके, एसे 210 अगर आपको क्लियर है तो एसे 210 के हिसाब से ये लिखना है, यहां पे मैं उसको रिवाइज नहीं करता हूं। तो बताएंगे मुझको एसे 300 के अंदर अब यहां तक का डिस्कशन क्लियर है, यहां पे लिखूंगा एसे 210, एसे 210 रिवाइज किया हुआ है, उसी हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो प्लानिंग एक्टिविटी में अंदर ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है प्लानिंग प्रोसेस के अंदर। ठीक है, तो पहले हमने देखा बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट प्लानिंग, फिर प्लानिंग प्रोसेस के अंदर प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी में कंटिन्यूस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट, इंडिपेंडेंस, इन दोनों पे सवाल बनाए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी कर ली, मेरे को समझा आई कैन डू दिस ऑडिट, आई कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस ऑडिट, मैं इसका ऑडिट कर सकता हूं। फिर मैं एक्चुअली प्लानिंग करने में शुरुआत करूंगा। प्लानिंग करने के टाइम पे देखिए 3 बातें हैं, तीनों कॉन्सेप्ट को ठीक से समझिएगा तो जाके इसका एक्सप्लेनेशन समझेगा। प्लानिंग एक्टिविटी में मैं ऑडिट प्रोग्राम बनाऊंगा, ऑडिट प्लान बनाऊंगा और ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाऊंगा। सर तीनों में डिफरेंस क्या है, तीनों का मीनिंग समझिए तो मैं आगे बढ़ सकता हूं। देखिए प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम एक डिटेल्ड वर्जन ऑफ प्लान होता है जो किसी इंडिविजुअल कंपोनेंट के लिए बनाता हूं। जैसे इन्वेंट्री का फिजिकल वेरिफिकेशन या इन्वेंट्री का चेकिंग करना है तो इन्वेंट्री का प्रॉपर प्लानिंग बनाऊंगा। इन्वेंट्री के अंदर क्या क्या पॉइंट चेक करने वो लिखूंगा, वो कब करना है वो लिखूंगा, कब कंप्लीट होना चाहिए वो लिखूंगा, इसको कौन परफॉर्म करेगा वो लिखूंगा, उसके आगे उसको कौन रिव्यू करेगा वो लिखूंगा, रिव्यू कब होगा वो लिखूंगा, उसके सामने उसका सिग्नेचर का पॉइंट रखूंगा। ये होता है मेरा प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को मेरे एंगेजमेंट टीम मेंबर फॉलो करेंगे। तो ये रहा इन्वेंट्री का प्रोग्राम। सेम सेल्स का प्रोग्राम बनूंगा। सेल्स के अंदर क्या क्या चेक करना है, कब करना है, कब कंप्लीट होना चाहिए, कौन करेगा, कौन रिव्यू करेगा और सामने उसके साइन कि किसने ये काम कंप्लीट किया है। सेम गोज विद परचेस, एक्सपेंस, फिक्स असेट,
लाइबिलिटी, शेयर कैपिटल, लोन्स एक्सेट्रा। तो इंडिविजुअल आइटम्स का प्रोग्राम बनता है, मतलब प्रोग्राम इज अ पार्ट ऑफ योर प्लानिंग। तो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का, आइटम्स का प्रोग्राम बनता है। कलेक्टिवली इस सारे प्रोग्राम को कलेक्टिवली मैं क्या बोलता हूं, प्लान बोलता हूं। तो प्रोग्राम इज अ सबसेट ऑफ, क्या बोलो, प्लान। प्रोग्राम इज अ सबसेट ऑफ प्लान। फिर इन सबको मैं इकट्ठा क्या बोलता हूं, प्लानिंग बोलता हूं। तो व्हाट इज ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी? प्लानिंग बनाने के लिए मुझको पहले स्ट्रैटेजी बनानी होगी कि मेरे को इस ऑडिट में क्या कुछ कवर करना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज है उसको मैंने कवर करना है, उसको बोलते हैं ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी। आई बात समझ में? ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी का मतलब होता है, वेट अ सेकंड, यस, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी का मतलब होता है कि प्लानिंग करने के लिए मुझको एक ओवरऑल आइडिया कवर होना जरूरी है कि मेरी इस ऑडिट के अंदर मेरी स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है, हाउ आई एम गोइंग टू एड्रेस दिस ऑडिट एंगेजमेंट, इसको बोलते हैं ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी। हम तीनों को कवर करते हुए चलेंगे, अभी जो बचा हुआ डिस्कशन है वो ये तीनों के ऊपर होगा। तो आज के दिन पे लेट्स ट्राई टू कवर दिस ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी, प्लानिंग और प्रोग्राम को नेक्स्ट लेक्चर पे देख लेंगे। चलिए, तो पहला पॉइंट आता है आपका, क्या बोलो, दैट इज ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी। तो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी में, वेट अ सेकंड, यस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी? तो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी इट सेट्स द स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन। द स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन कि ऑडिट के अंदर क्या क्या कवर होता है, उसका टाइमिंग क्या होगा उस चीज को कवर करने का, और उसको करने का डायरेक्शन क्या होगा। इट हेल्प्स मी टू डेवलप द ऑडिट प्लान। जैसे मैंने कहा, स्ट्रैटेजी होगी तो उस हिसाब से प्लान तैयार करूंगा कि क्या क्या कवर करना है, सेल, परचेस, ये वो करना है, उसका एक एडहॉकली टाइमिंग क्या होगा, और फिर उसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, कैसे उसको कवर करना है, ये एक स्ट्रैटेजी बनाऊंगा, उसके हिसाब से मैं प्लान बनाऊंगा। तो ओवरऑल स्ट्रैटेजी सेट्स द स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन एंड इट गाइड्स टू डेवलप द ओवरऑल ऑडिट प्लान। नाउ ये क्वेश्चन इसके अंदर बन सकता है, ये अभी आप इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है कि ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाने के टाइम पे कौन से फैक्टर्स कंसिडर करने हैं। एग्जाम में सवाल है, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल एस्टैब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी एस्टैब्लिश करते हैं, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी एस्टैब्लिश करते हैं, ऑडिट प्लान डेवलप करते हैं। वर्डिंग देखिए, वर्डिंग से फेमिलियर हो जाएगा क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको दिक्कत ना हो। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी एस्टैब्लिश करते हैं, ऑडिट प्लान डेवलप करते हैं, ठीक है। तो व्हाइल एस्टैब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी कौन से फैक्टर्स ऑडिटर ने कंसिडर करना है, कौन से फैक्टर्स? नंबर 1, डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिट, मतलब उस ऑडिट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। इट डिफाइंस इट्स स्कोप, मैं किस एंटिटी का ऑडिट कर रहा हूं, मैं बैंक ऑडिट कर रहा हूं, स्टैट्यूटरी ऑडिट, मैं किसी आईटी कंपनी का ऑडिट कर रहा हूं, मैं किसी रेगुलर कंपनी का ऑडिट कर रहा हूं जो ट्रेडिंग के अंदर है, मैं किसी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी को ऑडिट कर रहा हूं, मैं लिस्टेड कंपनी को ऑडिट कर रहा हूं, अनलिस्टेड कंपनी को ऑडिट कर रहा हूं, प्राइवेट कंपनी को ऑडिट कर रहा हूं। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑडिट, ये मेरे को दिमाग में रखना पड़ेगा, उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बनानी होगी। तो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक, ऑनलाइन बिजनेस करते कि रिटेल बिजनेस करते कि ऑफलाइन बिजनेस करते, ऑनलाइन ऑफलाइन करते हैं, एक्सपोर्ट करते, इंपोर्ट करते, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इस ऑडिट का। तो इट सेट्स द स्कोप, इट डिफाइन द स्कोप, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, उस एंगेजमेंट का, उस ऑडिट का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या कुछ चीजें उसके अंदर इन्वॉल्व है, क्या मैंने कवर करना है, स्कोप, ये दिमाग में रखूंगा। ये एक फैक्टर है जो मेरे को कंसिडर करना होगा व्हाइल एस्टैब्लिशिंग स्ट्रैटेजी। नंबर 2, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, क्या रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव है, मतलब कौन से फॉर्मेट में मेरे को रिपोर्ट करना है, क्या टाइमिंग है ऑडिट का, कम्युनिकेशन का नेचर क्या है। जैसे मैं अगर बैंक ऑडिट कर रहा हूं तो बैंक के ऑडिट में मुझको पहले आरबीआई को भी रिपोर्ट करना होता है, बैंक को भी रिपोर्ट करना होता है। टाइमिंग क्या है, बैंक ऑडिट के अंदर टाइमिंग दिया हुआ है 30 जून के अंदर आपको रिपोर्टिंग करना होगा, टाइमिंग मेरे पास सेट है। कंपनी का ऑडिट कर रहा हूं, कंपनी का एजीएम कब होने वाला है, बाबा इस दिन पे मेरा एजीएम होने वाला है, तो उसके पहले मेरे को मेरा ऑडिट खत्म करना होगा। तो आई हैव टू प्लान द टाइमिंग ऑफ द ऑडिट। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव मतलब रिपोर्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑब्जेक्टिव है कि इस समय तक रिपोर्ट हो जाना चाहिए, तो उस हिसाब से मैं अपना स्ट्रेटेजी बनाऊंगा। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, टाइमिंग क्या है, नेचर क्या है कम्युनिकेशन का, किसको किसको रिपोर्ट करने का है। टीम्स एफर्ट, कंसिडर द फैक्टर्स दैट आर सिग्निफिकेंट इन डायरेक्टिंग एंगेजमेंट टीम्स एफर्ट, कितने लोग लगने वाले हैं, कौन सा एक्सपर्ट उसके अंदर इन्वॉल्व होने वाला है, कितने एक्सपीरियंस स्टाफ होगा, कितना जूनियर स्टाफ लगने वाला है। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। प्रिलिमिनरी वर्क, कि मैं प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी करूंगा,
उसके रिजल्ट्स लूंगा, उस रिजल्ट के हिसाब से मैं अपना स्ट्रेटेजी बनाऊंगा। एंड लास्ट वन, आंटी ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मतलब एंगेजमेंट टीम मेंबर हो गए, टाइम हो गया, कितने लगने वाले, कौन से लगने वाले, कब लगने वाले, तो आंटी ऑफ रिसोर्सेज। तो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाने के टाइम पे मुझको ये ABCDE ये पॉइंट कंसिडर करने होंगे। तो ये हमारा ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी के अंदर नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पहला बन सकता है वो ये है। चलो इसके नीचे लिखता हूं ताकि चार्ट बनाने के टाइम पे आप कंफ्यूज ना हो जाए। ये ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी का चार्ट मैं यहाँ पे बनाऊंगा। पहला लिखूंगा कि फैक्टर्स टू कंसीडर फॉर एस्टैब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। पहला क्वेश्चन जो आप इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे इसके अंदर ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी में, ठीक है। मीनिंग हो गया, फैक्टर्स हो गए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो चीज इंपॉर्टेंट है वेट आएंगे पेज नंबर 62 पे आपको ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाने के बेनिफिट देखने को मिल जाएंगे। ओके, बेनिफिट्स का आ गया, बेनिफिट्स इस पेज नंबर 62। व्हाट आर द बेनिफिट्स? देखिए ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी में मैंने क्या किया है, मैंने एंगेजमेंट टीम मेंबर कौन लगने वाले हैं, रिसोर्सेज क्या लगने वाले, आंटी ऑफ रिसोर्सेज क्या है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, ये समझ लिया, उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाई। स्ट्रैटेजी बनाने के बाद अगेन एक ही चीज इंपॉर्टेंट, रिसोर्सेस रिसोर्सेस रिसोर्सेस। ओके, रिसोर्सेस 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 एंड लास्ट वन भी रिसोर्सेस। तो इसका आंसर लिखने के टाइम पे बेनिफिट्स ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी रिसोर्सेस, बेनिफिट ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी रिसोर्सेस। कौन से क्वालिटी के रिसोर्स लगने वाले हैं, मतलब कितने एक्सपीरियंस टीम मेंबर लगने वाले, कितने इनएक्सपीरियंस्ड है, कौन सा रिस्क एरिया हाई है जहां पे मुझको एक्सपर्ट लगने वाले हैं। क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेस आइडेंटिफाई करने में ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी मदद करता है। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाने के टाइम पे कौन से फैक्टर कंसिडर करने हैं वो भी देख लिया। अभी देख रहे हैं मैंने स्ट्रैटेजी बना दी, उसके बेनिफिट क्या है। आई विल कम टू नो कि मेरे पास कौन से क्वालिटी के रिसोर्सेस लगने वाले, एंगेजमेंट टीम मेंबर्स, कौन से क्वांटिटी में लगने वाले, कम लगने वाले, ज्यादा लगने वाले, नंबर ऑफ टीम मेंबर्स। नंबर 3, उनका टाइमिंग, कब कब वो काम करने वाले, यानी कि नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्स बोला है ना, उसके अंदर टाइमिंग आएगा। इंटरिम स्टेज ऑफ ऑडिट पे लगेगा, कट ऑफ डेट्स पे लगेगा, कौन कब काम करेगा, एक्सपर्ट कब आएगा, टाइमिंग। एंड लास्ट वन, उनको मैनेज करना, उनका डायरेक्शन करना, सुपरविजन करना और उनको रिव्यू करने में मेरे को मदद करेगा DSR ऑफ रिसोर्स, यानी कि मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस। तो क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेस, क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेस, टाइमिंग ऑफ रिसोर्सेस एंड क्या बोलो, दैट इज द मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्सेस 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 रिसोर्सेस, क्या क्वालिटी के रिसोर्स लगने वाले हैं, कौन से क्वांटिटी में लगने वाले हैं, उनका टाइमिंग क्या लगने वाला है और उनको मैनेज कैसे करेंगे, ये मेरे को मदद करेगा व्हेन आई हैव ड्राफ्टेड माय ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। तो यहाँ पे लिखूंगा बेनिफिट्स ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, इसमें आता है रिसोर्सेस। रिसोर्सेस में आएगा, आप लिखेंगे क्वालिटी, क्वांटिटी, टाइमिंग एंड मैनेजमेंट। ओके, ये उसके बेनिफिट आते हैं। तो बेनिफिट्स ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट आएंगे पेज नंबर 63 पे, यहां पे आपको दिखेगा, वेट पागल हो गया थोड़ा, मुझको पता है आपको कंटाल आ सकता है, लेकिन कंटाल मत करिए, ये जो ऐसे है वो 4 से 6 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। तो वाइल डेवलपिंग द तो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी के अंदर हमने देखा पहले क्या, दैट इज द फैक्टर्स टू कंसिडर व्हाइल डेवलपिंग द ओवरऑल स्ट्रेटेजी, और दूसरा देखा हमने बेनिफिट्स ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। अब फैक्टर्स अगर आप देखोगे तो फैक्टर्स के अंदर आपको यहां पे हर एक फैक्टर जो है इसको नीचे डिफाइन किया हुआ है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओवरऑल ऑडिट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑडिट, उसको डिफाइन किया हुआ है। यस, तो इसी चीज को नीचे डिस्कस करके दिया हुआ है कि कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई करना है, मतलब क्या, ये जो पहला पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करना मतलब क्या, तो ये नीचे दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, हो सकता है कि इस पे आपको सवाल बना जाए। तीसरा पॉइंट देखिए, सवाल बना जाए कि कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या, उसका AFRF क्या है। मैंने कहा कि बैंक ऑडिट कर रहे हो तो AFRF उसका अलग है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से। इंश्योरेंस कंपनी का ऑडिट कर रहे हो IRD के हिसाब से, इंश्योरेंस एक्ट के हिसाब से उसका AFRF आएगा। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है ना उसके, आपको समझना पड़ेगा कि मैं किस एंटिटी का ऑडिट कर रहा हूं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसका रिपोर्टिंग फॉर्मेट अलग है। आई हैव टू गेन द नॉलेज अबाउट इट। उसका नेचर ऑफ बिजनेस सेगमेंट क्या है, जैसे ITC अलग अलग सेगमेंट में काम पहले करता था, पहले अलग अलग सेगमेंट में काम करता था, उन्होंने अभी नए जो है कंपनीज ही बना दिए। तो सेगमेंट कौन कौन से है उनके,
विप्रो का एफएमसीजी अलग है, उनका सॉफ्टवेयर अलग है, ट्रेडिंग अलग है, तो सेगमेंट कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है। इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्या है, जैसे बैंक के हिसाब से आरबीआई को भी फॉलो करना होगा, तो इंडस्ट्री वाइज उनका स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। एक्सपेक्टेड यूज ऑफ ऑडिट एविडेंसेस, कि पिछले साल के ऑडिट एविडेंस में मुझको कौन कौन से मैटर्स मिले हैं जिसका मैं यूज कर सकता हूं। सर कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इस पे सवाल बन सकता है कि अगर आपको किसी भी एंटिटी के ऑडिट के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना है तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एएफआरएफ, नेचर ऑफ बिजनेस, इंडस्ट्री वाइड स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट एंड एक्सपेक्टेड यूज ऑफ ऑडिट एविडेंसेस। ये आपको याद रखना है, ये सवाल बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फैक्टर्स टू कंसिडर के अंदर, इसको थोड़ा सा पे बाजू में लिखता हूं, इसको थोड़ा सा इधर सरकाते हैं। और फैक्टर्स कंसिडर के अंदर जो इसका ही एक्सटेंशन है, आई कैन से इसी का एक्सटेंशन है फैक्टर्स के अंदर, तो पहला फैक्टर आपका आएगा दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स, इस पे सवाल बना कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, असेटिंग द रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। अब रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, देखिए रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव के अंदर ये इसके ऊपर भी स्पेसिफिक क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि आपके रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, नेचर ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। देखिए asserting the reporting objective of engagement helps the auditor to plan timing of different audit procedures, also the nature of communication, some of the instances are given below। मतलब क्या रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव है, एनटीटी का टाइम टेबल क्या है रिपोर्टिंग का। एज आई टोल्ड यू, बैंक के लिए 30 जून लास्ट डेट है, रेगुलर कंपनी है तो उसका एजीएम का ड्यू डेट क्या है, उसके पहले आपको जो है रिपोर्टिंग करना होगा। तो दीज आर द इंस्टेंसेस जो आपको कंसिडर करने हैं रिगार्डिंग द नेचर ऑफ रिपोर्टिंग, किस प्रकार का रिपोर्टिंग, क्या टाइमिंग होगा रिपोर्टिंग का। नेक्स्ट वन, ऑर्गेनाइज का मीटिंग टू डिस्कस द आंटी ऑफ द वर्क विद द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के साथ आपको क्या क्या काम मिलकर करना है, इसका टाइम फिक्स करने के लिए आप मीटिंग फिक्स करिए। डिस्कशन विद द मैनेजमेंट रिगार्डिंग द एक्सपेक्टेड टाइमिंग एंड टाइम ऑफ रिपोर्टिंग इंक्लूडिंग ऑडिट रिपोर्ट, क्या मैं आपको कब तक रिपोर्ट दूंगा। मैनेजमेंट से डिस्कस करिए रिगार्डिंग द कम्युनिकेशन ऑफ स्टेटस ऑफ वर्क थ्रू आउट द एंगेजमेंट एंड एक्सपेक्टेड नेचर एंड टाइमिंग of the communication among the engagement team member including the nature and timing of the team meetings and timing of the review of work। मतलब DSR कब करना है, टाइम डायरेक्ट कब करना है, रिव्यू कब करना है, सुपरवाइज करना है, उसका टाइमिंग क्या है। इन शॉर्ट आपको यहाँ पे क्या कंसिडर करना है कि टाइमिंग ऑफ ऑडिट, आप कब ऑडिट करने वाले हैं और आपका कम्युनिकेशन का नेचर क्या होगा। टाइमिंग मतलब आप समझिए एंटिटी का टाइम टेबल क्या है, रिपोर्टिंग का क्या ड्यू डेट है उनका। फिर आप ऑर्गेनाइजेशन के मीटिंग के साथ क्या टाइमिंग, ऑर्गेनाइजेशन के मीटिंग को करने के लिए आपका क्या टाइमिंग है। मैनेजमेंट से डिस्कशन करने का क्या टाइम है, उनके साथ क्या आपके डिस्कस करेंगे, रिपोर्ट डिस्कस करेंगे। मैनेजमेंट से क्या डिस्कस करने वाले हैं कि आप ऑडिट का स्टेटस ऑफ वर्क क्या है, उसको डिस्कस करने का क्या टाइमिंग है। और एक्सपेक्टेड नेचर एंड टाइमिंग ऑफ द रिव्यू ऑफ द वर्क, आप अपने एंगेजमेंट टीम मेंबर को डीएसआर कब करने वाले, उसका टाइमिंग क्या है। ये एक सवाल जो है आपको एग्जामिनेशन में बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे ascertaining what the plan, ascertaining the engagement to plan the timing of the audit, आप लेंगे टाइमिंग ऑफ ऑडिट। सेकंड इज द टाइमिंग ऑफ ऑडिट, ये पार्ट जो है वो आपको एग्जामिनेशन में बनाया जा सकता है। बाकी के जो पॉइंट है दैट इज दिस वन, ये वाला आप स्किप कर सकते हो फ्रॉम योर डिस्कशन, और ये वाले पॉइंट भी आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। बस ये दो पॉइंट, ये वाला पॉइंट आएगा दैट इज ये वाला पॉइंट, और ऊपर का ये वाला पॉइंट, ओके, ये आपके लिए एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो अगर मैं कंसिडर करता हूं ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, तो इसके अंदर बस ये 4 ही पॉइंट है। फैक्टर्स टू कंसिडर, फैक्टर के अंदर पहले 2 फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइमिंग, ये इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट वन बेनिफिट्स ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, जिसके अंदर रिसोर्स आता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऐसे 300 के अंदर इतना डिस्कशन काफी है। कल जब मिलेंगे तो ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम, इसको डिस्कस करेंगे। ऑडिट प्रोग्राम के अंदर ज्यादा डिस्कशन हो सकता है, प्लानिंग के अंदर इक्का दुक्का क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, ऑडिट प्रोग्राम पे ज्यादा समय लगने वाला है। तो कल अपना टारगेट होगा ऐसे 300 को खत्म करना और दूसरे एसएस को कंडक्ट करना। ऐसे 300 का बेसिक आइडिया आई गेस आपको क्लियर है। तो एक काम करते हैं, अभी इस लेक्चर के अंदर रुक जाते हैं, कल जब मिलेंगे तो ऐसे 300 के प्लानिंग एंड प्रोग्राम के डिस्कशन को आगे लेके बढ़ेंगे। आई होप डिस्कशन क्लियर है। प्रॉपर तरीके से इन फास्ट ट्रैक बैच का आप इस्तेमाल करिएगा, ये आपके प्रिपरेशन में जरूर मदद करेंगे। आपके लास्ट डेज रिवीजन के अंदर ये आपको बड़े ही फ्रूट्स देके जाएगा। हो सकता है ऑडिट के प्रिपरेशन को आप थोड़ा एक्सेलरेट कर पाओ। अगर आपको ये फास्ट ट्रैक लेक्चर अच्छा लगा है, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, कोई भी आपके क्वेरीज होंगे सो दैट आई विल कम टू नो आपकी क्वेरीज क्या है। साथ साथ अगर आपको कंटेंट क्वालिटी लगा है तो नीचे कमेंट में लिखिएगा कि ये आपको हेल्पफुल हुआ है
किस प्रकार से हेल्पफुल हुआ है, और क्या क्या अगर आपको कवर करना है तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। आपके कमेंट्स मेरे लिए मोटिवेशन भी होते हैं, साथ साथ मेरे लिए एक गाइडिंग फैक्टर भी होते हैं। लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करिएगा ताकि उनका भी प्रिपरेशन जो है वो ठीक से हो जाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल दैट टाइम हैव अ नाइस डे।